57 साल का। वो मतलब थे, वो दुबई चले गए थे, अपने काम शाम कर रहे थे, फिर उनको अचानक से हुआ कि अब हमने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नाम के साथ अटैच कर दिया है, तो वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उन्होंने पढ़ना था। तो वो कई दफ़ा इतने ज़्यादा एज के, और फाइनल में तो 7-8 साल ऐसा हुआ है कि क्लास की 80% मेरे से बड़ी एज के होते थे। अब जाके गैप आ गया है कि अब बच्चे जो है ना, तो इसलिए ना मुझे एक लिबादा ज़रा मैच्योरिटी का ओढ़ना पड़ा कि हाँ जी, कुर्ते शलवार में ना ज़रा टीचर वो ज़रा ज़्यादा बुज़ुर्ग सा लगता है। CPA पाकिस्तान में एक थोड़ा सा 2 नंबर से एक इदारा सा बना हुआ है, उनका था, बाद में पता लगा कि ICAP ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया था। CPA इंटरनेशनल है ना, लेकिन एक मिनट, ये मुझे पावर पॉइंट, वेरी गुड, एक मिनट। असल में CPA पाकिस्तानी जो है ना, वो ICAP की नज़र में एक इलीगल बॉडी है। ये ICAP ने कुछ ईयर्स पहले डिक्लेयर किया कि ये हमारी तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है, और पाकिस्तान में अकाउंटेंसी का जो वो है ठेकेदार, वो ICAP है। तो ICAP से रजिस्ट्रेशन के बगैर ऐसी कोई बॉडी नहीं चल सकती। तो वो उस बॉडी के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अनरजिस्टर्ड है। UAE में काफ़ी ज़्यादा चल रही है बॉडी, और ICAP ने इनके खिलाफ लीगल एक्शंस भी लिए हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में नहीं उस तरह से नज़र नहीं आती, चोरी छुपे लोग पैसे देते हैं और मतलब 2-3 पेपर देते हैं और एक क्वालिफिकेशन ले लेते हैं। लेकिन चूंकि ये सही नहीं है तो हम इसके बारे में लोगों को एजुकेट नहीं करते। नहीं, हैवी डिग्री नहीं है वो। CPA इंटरनेशनल हैवी है, ये पाकिस्तानी CPA है। हाँ, इंटरनेशनल तो वो अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक तरह से। चलें जी, कार्रवाई शुरू करें फिर। स्क्रीन पे कंपनी लॉ आना शुरू हो गया। चैप्टर 8 मीटिंग्स, हमारी किताब के बड़े कम प्योर लॉजिकल चैप्टर्स में से, कि बड़ा मज़ेदार सा है लॉजिकल। पता नहीं आपको मज़े का लगा या नहीं लगा, मुझे ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स की निस्बत ना थोड़ा मज़े का लगता है, कि इतना खुश्क नहीं है। एक ओवरऑल बातें हो रही हैं क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्लासिक पेंट लिमिटेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने EOGM बुलाई है ऑन रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग 10% वोटिंग पावर। 10% वोटिंग पावर वालों के कहने पे, एक मिनट में इसको हटा दो यहाँ से। 10% जो वोटिंग पावर रखने वाले हैं, उन्होंने एक EOGM बुलाई और इन्होंने उसके लिए बुला लिया। व्हाट वुड बी द कोरम ऑफ अबव मीटिंग? कौन सी मीटिंग है? पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। क्या होगा कोरम? 10 मेंबर्स और 25% वोटिंग पावर। 10 मेंबर पर्सनली या वीडियो लिंक पे प्रेजेंट, और 25% वोटिंग पावर, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रॉक्सी हो। तो अबव मीटिंग के कोरम में पूछा रट्टे वाला है, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा कि वो कंपनी कौन सी है। फिर क्या है? मेंशन द लेटेस्ट टाइम बाय विच कोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रेजेंट। कोरम किस वक्त तक पूरा होना चाहिए? आधा घंटा, हाफ आवर कोरम पूरा होना चाहिए। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम? ये रॉन्ग नंबर है। भाई ने कहा कि वो उसी डेट पे 1 हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाएगी। EOGM के रिक्विजिशनिस्ट के कहने पे हो रही है EOGM। एक सादा कोरम पूरा ना हो तो हफ्ते बाद एडजन हो जाती है, और रिक्विजिशनिस्ट वाली हो, याद है मैंने कहा था कि फरमाइशी प्रोग्राम पे मीटिंग हुई और वो इतने बंदे भी नहीं ला सके, यानी कि साबित हो गया कि ये थका हुआ इशू था, ये तो मतलब बिला वजह उन्होंने कंपनी का पैसा बर्बाद करवाया है, तो वो मीटिंग उसी वक्त फारिग हो जाएगी। ठीक है। असल में देखें, जो उन्होंने पूछा, उन्होंने कोरम पूछा है, टाइम पूछा है, और टाइम पे नहीं मौजूद होगा तो क्या पूछा है आप बता दें। अब आप अगर बिला वजह इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर ये सादा वो है मीटिंग है तो यूँ हो जाएगा, और अगर रिक्विजिशनिस्ट के कहने पे अगर तब होता है जब सवाल ओपन हो, ये ओपन नहीं है। उसने आपको पहले तो लिस्टेड कंपनी डिफाइन कर दी, तो अब आप यहाँ नहीं लिखेंगे कि अगर ऐसी कंपनी हो तो 2 मेंबर, और अगर लिस्टेड हो तो इतना, और फलाना हो तो इतना। दूसरा उन्होंने कह दिया कि रिक्विजिशन पे हो रही है, तो जब वो आपको एक ख़ास पैटर्न दे देते हैं तो फिर उसके बाद जवाब उतना ही है जो उस दायरे में रह के। बाकी की अगर मगर जो है ना वो ज़ाहिर से क्रॉस कर देंगे, नंबर नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को ये बताने वाली बात है कि मैं सवाल ध्यान से नहीं पढ़ रहा। सवाल को एक दफ़ा जिसमें भी थोड़ी सी सिचुएशन हो ना,
एक दफ़ा पढ़ा, जवाब जहन में आया, फौरी लिखने से पहले एक दफ़ा दोबारा से उस जवाब की नीयत से उस सवाल को दोबारा पढ़ के देख लें, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई सब इसको मैं जितना सीधा समझ रहा हूँ ये शायद इतना सीधा नहीं है। एक स्टेप आगे चलते हैं। Alpha Technologies Limited is in process of being incorporated as a public limited company. Further, ATL has planned to invest its stock listed on this within a period of 1 year of incorporation. एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे बनेगी और उसने सोचा है कि जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस है मुल्क में उस पर रजिस्टर होगी। पुराना सवाल है, पुराने ज़माने में 3 स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी, अब एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसे पाकिस्तान कहते हैं। पहले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी। रिक्वायर्ड क्या है? राइट अ लेटर टू द प्रोमोटर्स ऑफ ATL on behalf of Best Financial Services who are their consultant, advising them about the period within which ATL is required to hold statutory meeting and first AGM. फर्स्ट AGM और स्टैच्यूटरी मीटिंग की टाइमलाइन पूछी है, 4 नंबर का सवाल है। बट जब उन्होंने कहा राइट अ लेटर, कभी कभी एग्जामिनर का मूड होता है, वो फरमाइश करता है, कहता राइट एन ईमेल, राइट अ लेटर, राइट अ मेमो। तो जब वो ऐसा कहता है तो वो चाहता है कि लोग थोड़ा सा उसका फॉर्मेट बनाएं। तो इस ज़माने में मार्किंग स्कीम नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद से जब से मार्किंग स्कीम ICAP की आना शुरू हुई, किसी भी सवाल में अगर लिखा होता था ना राइट ईमेल, राइट लेटर, तो मार्किंग स्कीम में लिखा होता था कि 1 नंबर उस फॉर्मेट का है जो हमने इनसे मांगा है। यानी आप उसको बिल्कुल सही भी लिख देंगे और लेटर की शक्ल नहीं देंगे तो आपका 1 नंबर बिला वजह ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि उसने भाई उसके लिए क्या मसला था, कह देता डिस्क्राइब द कंडीशंस। उसने राइट अ लेटर कहा और ख़ास तौर पे कहा कि आप बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि उनके कंसल्टेंट है, ये सब बताने का मकसद है कि आप वो जो लेटर के सियाको सबाक है वो सही से भर सकें। अब लेटर पेपर में जाके भूल जाता है, कई दफ़ा याद नहीं आता ब्लॉक क्या था, फलाना क्या था, तो कम से कम मेमो फॉर्म में भी लेटर तो लिखा जा सकता है। कुछ नहीं मरे से मरा टू, फ्रॉम, डेट और सब्जेक्ट, और इसके आगे ऐसे लिख दें मरे से मरा, कम से कम एक थोड़ा सा ऑफिशियलाइज फॉर्मेट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मेट जो कि हम कहते हैं कि मेमो फॉर्मेट लेटर है। नहीं तो दूसरे में फिर सैल्यूटेशन, डियर सर, फलाना, और वो शुरू साहब के लाह के ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, लेफ़्ट पे करके लिखना है, राइट पे करके लिखना है, वो तो बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है। तो कम से कम इस तरह का सवाल है, ईमेल हो या लेटर हो, आप इस तरह का फॉर्मेट लिख के उनका 1 नंबर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे सेफ़ ये है कि टू में उनका नाम लिख दें, फ्रॉम में अपनी कंसल्टिंग कंपनी का नाम लिख दें, डेट में XYZ डेट डाल दें या कुछ भी, और सब्जेक्ट में जो भी सवाल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ स्टैच्यूटरी मीटिंग, तो आप वो कह देंगे टाइम लाइन फॉर स्टैच्यूटरी मीटिंग एंड फर्स्ट AGM। जब ये कर दिया ना तो उसके बाद अब आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है, वो जो स्टार्टिंग लाइन और फलाना होता है, नीचे अपना रट्टा डाल दें, क्योंकि आपने ऊपर बता तो दिया है कि इसने उसको फलाना बात बतानी है। डन। तो ये 4 नंबर का सवाल, स्टैच्यूटरी मीटिंग की टाइमलाइन आपको पता है कि अर्लियर ऑफ 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 9 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दोनों में से जो अर्ली हो। फिर फर्स्ट AGM की डेट 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब जब दोनों बता रहे हैं तो ये ज़रूर बता दें कि अगर फर्स्ट AGM स्टैच्यूटरी मीटिंग से पहले हो गई तो स्टैच्यूटरी मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, उसका एजेंडा फर्स्ट AGM पे डिस्कस हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल था, मज़े का सवाल था, जिसमें एक नई चीज़ सीखने को थी, जो मैं पास पेपर के डिस्कशन का मकसद, देखें पास पेपर देख के सोल्यूशन तो आपके सामने मौजूद है, ये डिस्कशन सेशन का मकसद है कि उसके अंदर से जो क्रक्स है, उसके अंदर सोचने वाली बात क्या थी, गौर करने वाली बात क्या थी, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। डन। एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न। जुमला सही है या नहीं और रीज़न भी दें। तो इसको हम टाइप 3 सवाल बना सकते हैं कि हम कहते हैं लॉ में ये लिखा है, जुमले में ये लिखा है, तो ये सही है या गलत है। और अगर नंबर ज़्यादा नहीं है और आप सोच रहे हैं तो ठीक है, आप कह दें कि जुमला सही नहीं है क्योंकि इसमें ये तकनीकी खराबी है। ये डिपेंड करता है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ज़्यादा नंबर की जंग लड़नी है या आपने खींचना है सवाल को, तो टाइप 3 फॉर्मेट सबसे अच्छा है कि लॉ बता दें, सिचुएशन पे तबसरा कर दें और एंड पे अपना एक फाइनल जवाब दे दें। All limited companies are required to hold statutory meeting within 6 months of incorporation। इस जुमले में क्या खराबियां नज़र आ रही हैं? एक तो ऑल सही नहीं है, सारी कंपनियों ने स्टैच्यूटरी मीटिंग नहीं करवानी होती, सिलेक्टेड कंपनियों ने करानी होती है, एक गड़बड़। और 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन गलत लिखा हुआ है, 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन वर्सेस
180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है, तो ये बात से हम सहमत नहीं है। डन हो गया। एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एंड सपोर्ट योर आंसर। मुझे लग रहा है ये उसी का ही कोई पार्ट है। हाँ, नोटिस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शुड ऑलवेज बी सेंड टू शेयर होल्डर एटलीस्ट 21 डेज बिफोर। ईओजीएम का नोटिस हमेशा सवाल नहीं आ रहा ना, अगला हिला के दे भाईजन, होश करो होश। वो महीना पड़ा पेपर से, हम किसी और सवाल पे और ये कहीं और है। चलें, आपके पास बुक तो है ही, कम से कम इससे पहचानने से इनकार कर काम हो सकता है। अगर ये टीवी स्मार्ट टीवी है तो मैं डायरेक्ट इसको रिले कर लूँ, लेकिन उसके लिए दोनों का एक नेट पे होना ज़रूरी है, और ये टीवी इसके नेट पे हुआ तो इसे खा जाएगा। इस पे केबल नेट है, वाईफाई नहीं हो सकता। वेरी गुड, यानी डन हो गया। एक मिनट, मैं इधर से वो बदल के देखता हूँ नेट कनेक्शन। क्या कह रहे थे आप? हाँ, उसमें फिर वो डिवाइस लगी हुई होगी। मैं अपने जोंग पे जाके देखता हूँ, ये वाले भाई पे नहीं, पहले उस पे थे जेरोक्स पे। डन, अभी देखते हैं। 2x + 3 = 5, तो x है 1। ठीक हो गया, सही है, साथ साथ आया ना लिखा हुआ। डन। सोचो मैं काउंटिंग कराता कितना बुरा लगूंगा। नो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का हमेशा 21 दिन पहले भेज देना चाहिए। ये गंदी बात कर दी इन्होंने, हमेशा कह के इन्होंने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई। ऑल शेयर होल्डर्स अगर एग्री करें तो हम छोटे टाइम पे भी करा सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर का सवाल हो तो एक लाइन से मज़ा नहीं आया, टाइप 3 बनाए, बड़ा मज़ेदार काम हो जाएगा। आप कहें कि जी कानून ये कहता है कि ईओजीएम का नोटिस 21 दिन पहले भेजना है, लेकिन ऑल मेंबर्स अगर एग्री करें तो उससे कम भेजा जा सकता है। इस सेंटेंस में ऑलवेज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि ये आपने हमेशा ऐसा करना है। हमारा इससे नज़रियाती खिलाफ है, ये गंदी बात लिखी हुई है क्योंकि लॉ ने हमें रिलैक्सेशन दी है। एक मिनट, ये कौन सी कंपनी है? सवाल में कंपनी कोई नहीं उन्होंने बताई हुई, लेकिन दिस इज़ गुड कि हम बता दें कि वो ऑप्शन हमारे पास अनलिस्टेड कंपनी में अवेलेबल है। देख लें, सोच लें, तो आप बता दें क्योंकि सवाल ओपन है। सवाल वो नहीं है, वो नहीं होता जो किरदार के बगैर वाला है। इसने ना कंपनी का बताया, ना बस आपसे एक ओपिनियन मांगा। जब ओपिनियन मांगा तो जो लॉ का आपको पता है आपने सारी बात लिख दी। डन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म? What do you understand by term special business as referred to in Companies Act? स्पेशल बिजनेस क्या होता है आपने बताना है। जो ऑर्डिनरी नहीं होता वो स्पेशल होता है। काश आधे नंबर का सवाल होता तो इतना काफ़ी था। 4 नंबर के सवाल का मतलब है कि आपने उसके चारों कंपोनेंट अब बताने हैं। अगला तकलीफदेह पॉइंट है, नरेट द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड टू नोटिस ऑफ मीटिंग इन विच एनी स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड। 5 नंबर थोड़ा ज़्यादा है। स्पेशल बिजनेस होता है तो क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट अटैच की जाती है जिसमें उस बिज़नेस की डिटेल होती है, एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट हो जो इंस्पेक्शन वाला हो तो फिर बताया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ कैसे अवेलेबल होगा जिससे जाके इंस्पेक्ट किया जा सके। तो 5 नंबर थोड़े से ओवर एलोकेटेड है, लेकिन 12 और सवाल इतना पुराना है कि इसकी क्या मार्किंग स्कीम और क्या एग्जामिनर कमेंट। एग्जामिनर कमेंट भी ज़रा आगे से शुरू हुए थे। एक दफ़ा मैं वो अटैम्प्ट देख लेता हूँ कि जहाँ से एग्जामिनर कमेंट शुरू हो रहे हैं अपनी वो वाली किताब से। ये हाँ, ये है जी असली वाली 150 रुपये की पास पेपर की किताब, जिसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है और जिसकी सेलिंग प्राइस कम है।
कुछ चीज़ें सवाब के लिए भी होती हैं। असल में इस पर प्रिंटिंग पहले हो गई थी प्राइस की, कीमतें बाद में बढ़ गई अचानक से पेट्रोल की वजह से ना। और मज़े की बात है कि हमने इसका अनाउंस किया था कि इसकी लिस्ट प्राइस ये है, जो फिजिकली हमसे लेगा उसे 50% ऑफ देंगे, जो होम डिलीवरी करवाएगा उसको इसी प्राइस में होम डिलीवर करेंगे। ये अनाउंस किया शाम में, रात में पेट्रोल 30 रुपये बढ़ गया। अगले दिन जो हमें TCS या कोरियर पड़ा वो पिछले दिन से महंगे रेट पे पड़ा। तो ये अनाउंसमेंट करने से अगले दिन से हम लॉस में आ गए थे इन किताबों में, लेकिन चूँकि अनाउंसमेंट कर चुके थे, वो क्या है वो पावर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वो जो साइन कर देता है फिर उस पर पक्का हो जाता है, तो बस कह दिया था तो पक्के हो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, ज़बान ज़्यादा मजबूत चीज़ है लॉस से। बस किताबें थोड़ी ज़्यादा हैं, बच्चे भी जज्बाती हो गए, सब ने मंगवानी शुरू कर दी। होता है मतलब रुक जाए जी, सारे ही लॉस देना शुरू हो गए। कोई बात नहीं, खैर है। हाँ, पॉकेट नोट्स, असल में पॉकेट नोट पब्लिशर नहीं बंद कर दी, उसकी मेन किताब की सेल रुक गई थी। ये वाली किताब है ना, बच्चे पॉकेट नोट्स उठा के उसे याद कर लेते थे। पास पेपर कौन करता है? कितने जज्बाती, और जिसने करने भी होंगे एक दफ़ा किसी दोस्त से मांग के पास पेपर, उसने तो सवाल और जवाब ही देखने होते हैं ना बच्चे ने। इतना कौन जज्बाती होता है पास पेपर को लेके। तो खैर, ये हमारे पास पहला स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन 3 में एग्जामिनर कमेंट है। और आप ये देख रहे हैं इस किताब में बड़ा बारीक फॉन्ट है, ये एग्जामिनर कमेंट है। उसको इतनी तब चढ़ी है बच्चों पे, क्यों उसने मतलब इसको अगर हम नॉर्मल फॉन्ट में अपनी किताब वाले फॉर्मेट में लेके आऊँ तो ये 1.25 सफ़े का एग्जामिनर कमेंट है एक सवाल के ऊपर। तो बहुत ही तब चढ़ी होगी, सवाल पे आएंगे, देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा ऐसे लिखने बैठ गए। ठीक है जी, तो हमें सबसे पहला जो सवाल मिलेगा वो स्प्रिंग 2015 में मिलेगा, तो उससे पहले हम एग्जामिनर कमेंट्स के बारे में नहीं सोचते। डिस्कस द प्रोविजन कंटेन इन कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, इसका मतलब ये है कि खबरदार यहाँ डायरेक्टर्स वाली इजाफी बातें नहीं करनी। हम तो दोनों सेक्शन इकट्ठे पढ़ लेते हैं ना, तो मीटिंग के मिनट्स के बारे में जो जानते हैं 8 नंबर के लिए लिखते हैं, तो आप पूरा ही सेक्शन उठा के लिख देंगे कि मिनट्स ये होते हैं, मिनट्स में उस मीटिंग की कार्रवाई होती है, जो मीटिंग नहीं हुई होती उसके रिकॉर्ड होते हैं, वो बाद में ऐड हो जाते हैं, चेयरमैन साइन करता है या बाद वाला चेयरमैन साइन करता है, वो रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना है, अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑनलाइन मेंटेन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकली 20 साल के लिए मेंटेन करना है, मेंबर कहेगा, कहने के बाद 7 दिन का कम से कम गैप होगा, फिर मेंबर मीटिंग से 7 दिन तक नहीं कह सकता, मतलब सब कुछ, सारे मसाले। 8 नंबर का मतलब है कि ऑल इन समझते हैं, जुए की एक टर्म होती है कि जिसमें जो है वो हर बंदे के सामने ना वो रखे हुए होते हैं, बिस्किट्स रखे हुए होते हैं और वो चिप्स रखे हुए होते हैं, ठीक है। वो चिप्स बिस्किट खाने वाले नहीं हैं, लगाने वाले हैं, तो वो उसकी एक इक्विवेलेंट होता है कि ये 2 लाख का बिस्किट है, ये 3 लाख का चिप्स है, ये इस तरह से करके ना, और फिर वो लगा रहे होते हैं कि ठीक है जी ये मेरी तरफ से 3 लाख का, हर बंदा 3-3 लाख को करा होता है। तो एक बंदा कभी कभी ना बड़ा जोश में होता है या बिल्कुल ही फारिग होने वाला होता है, वो ऐसे करके सारे अपने बिस्किट चिप्स इकट्ठे करके आगे रख के कहता है ऑल इन, मैंने पूरे पे खेलना है, या ये पूरा तबाह हो जाए या तुम सबका इतना इतना मेरे पास आ जाए, यानी कि जो जीतता है उसको जो मेज़ पे पड़ा होता है सब मिलता है, तो इसे कहते हैं ऑल इन। तो इस सवाल 8 नंबर का उसने के बारे में कहा है, तो ऑल इन, जो कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है ना सारा सामने सजा देंगे, मैंने अपना सारा जुआ खेल दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो ये ऑल इन। पता नहीं इसको ऑल इन ऐसे ही लिखते हैं या नहीं, आप कहेंगे सर आपको तो पता होगा, आपने तो जुआ हारा हुआ होगा कई दफ़ा, जैसे बच्चों के जहन में होता है ना टीचर्स तो मिलियनियर्स हैं और पता नहीं क्या। मिस्टर शकील है सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। मिस्टर शकील बहुत ही कोई तगड़े आदमी है, उनके पास पब्लिक प्राइवेट कंपनियों में जगह जगह शेयर होल्डिंग है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद सम ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय सम कंपनीज बाय शो ऑफ हैंड। कुछ कंपनियों में जो शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशन होती है वो उससे ज़्यादा मुतमईन नहीं होते। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम एज रिगार्ड द फॉलोइंग, व्हाट कंडीशंस वुड ही नीड टू सेटिस्फाई इफ मिस्टर शकील विशेज टू रिक्वेस्ट फॉर अ पोल। मिस्टर शकील अगर पोल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। 10% वोटिंग पावर वाले लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो मिस्टर शकील के पास जिस कंपनी में 10% है बहुत अच्छा है, जहां नहीं है वहां अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके 10% पूरा करें, क्योंकि ये 10% कलेक्टिव भी हो सकता है। तो ये 10% अगर कहेंगे पोल डिमांड करेंगे तो, या अगर चेयरमैन को कहीं लगेगा कि ज़रूरी था तो पोल, लेकिन चूंकि ये शो ऑफ हैंड से डिससेटिस्फाइड है, अब आपने ये भी बताना है कि भाई ये जब आप पोल डिमांड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मीटिंग खत्म होने के 15 दिन बाद आपके जहन में आएगा पोल डिमांड करना था,
ऑन अनाउंसमेंट और बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड। अब 5 नंबर है तो जो पोल के बारे में आप जानते हैं सारा लिख दें, चाहे आपको लग रहा हो इजाफी है। एक्सप्लेन वेदर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू oblige हिम, क्या कंपनी उसे ऑब्लाइज करेगी इफ विशेस टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग बाय पोल। अगर वो चाहता है कि पोल के रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखिए कि वो वैलिड है या नहीं, तो क्या कंपनी की जिम्मेदारी है उसको तसल्ली देने की। याद करें, चेयरमैन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जिन्होंने पोल डिमांड किया था शेल स्क्रूटनाइज द रिजल्ट। जो रिजल्ट्स की कैलकुलेशन है, हिसाब किताब है, उसमें चेयरमैन मौजूद है और उनका एक नुमाइंदा मौजूद है। तो यस, कंपनी लॉ हमें पावर देता है कि हम अपना नुमाइंदा भेजें। इस चैप्टर में खासतौर पे आपने गौर करना है कि आपको लॉजिकल सवालों की भरमार ज़्यादा मिल रही है। इसमें रटे वाले सवाल थोड़े से कम है और लॉजिक वाले थोड़े ज़्यादा है। तो इस चैप्टर का मिजाज थोड़ा लॉजिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो ये ज़रूर जहन में रखना है कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि ज़्यादा लॉजिक पे खेल रहे हैं। Briefly explain the exception to the following provision as specified under Companies Act. Notice of an extraordinary general meeting shall be sent to the member at least 21 days before date of meeting and in case of listed company shall also be published in prescribed manner. हाँ जी, इस जुमले में आपको क्या लगा, क्या एक्सेप्शन बताएंगे आप? जी, अनलिस्टेड कंपनी में अगर सारे मेंबर्स एग्री करें तो 21 दिन से छोटा नोटिस भी हो सकता है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन हमें इसमें पता है। इन अ जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल बिजनेस आर पुट अप फॉर कंसिडरेशन। बताएं ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस के। एक बात समझ आ गई कि रट्टे के तौर पे ना ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन्होंने मतलब 2 या 3 दफ़ा पूछ लिया है कि हाँ भाई ये इसका रट्टा बताएं, तो ये रट्टा बता देंगे, इसका उम्मीद है। State the requirement that a company need to satisfy as regard notice of the meeting in case of special business to be transacted at a general meeting. स्पेशल बिजनेस होगा तो नोटिस में क्या होगा, तो वो आपको पता है कि स्पेशल बिजनेस हो तो नोटिस में एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स और वो सारा कुछ आएगा और वो चीज़ें इसमें कवर होंगी। वाह, साड़ी आवाज़ सानू क्यों, क्या यूज़र भी मैं ही हूँ? चलें जी, ये बात समझ आई। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज। जी नहीं, स्पेशल बिजनेस के बारे में नोटिस के साथ क्या होगा बताएं, क्या क्या होगा। 3 नंबर अभी पूरे करते हैं। एक स्टेटमेंट होगी जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। ये स्टेटमेंट, हाँ अभी इतना नहीं, अभी तो फैलाना है ना जुमले को, अभी खींचना है इसे। इस स्टेटमेंट में उस बिजनेस के बारे में डिटेल दी गई होगी ताकि मेंबर्स मीटिंग से पहले उसे पढ़ लें। एंड अगर इस बिजनेस में कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसने अप्रूव होना है तो वो डॉक्यूमेंट कब और कहाँ अवेलेबल हो सकता है उसकी डिटेल भी नोटिस में दी गई होगी। हाँ, तो 3 नंबर, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी लॉ में ना आसरा नहीं करना। एक लाइन भी छोड़ दी तो उन्होंने दुखी होकर कहना है कि बहुत सारे बच्चों ने वो बताते हुए ये नहीं बताया। याद है कैसी बातें करते हैं ये, तो इसलिए रटॉल। और अगर वही बात है कि ये थोड़ा सा लॉजिकल पैराई में होता तो इसको टाइप 3 बना लेते, नंबर भी ज़्यादा होते थोड़े। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू फॉलोइंग प्रोविजन। एवरी कंपनी शैल होल्ड इट्स AGM विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ फॉलोइंग द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 4 महीने में आपने AGM करवानी है, इसकी कोई एक्सेप्शन है? हर कंपनी ने अपनी AGM 4 महीने में करानी है। ये 4 महीने पुराने ज़माने में बोला जाता था, आज के दौर में आप ऐसे 120 डेज़ कहते हैं। ये चूँकि कंपनीज एक्ट के आने से पहले का सवाल है तो इसलिए 4 महीने लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करें यहाँ 120 दिन लिखा हुआ है तो भी आपको कोई एतराज़ है इस जुमले पे? फर्स्ट AGM में ये रूल फॉलो नहीं होता। फर्स्ट AGM में 16 महीने का रूल होता है, एक एक्सेप्शन। और क्या चीज़? कैलेंडर ईयर में करना लाजमी है। तो ये 120 दिन वाला रूल भी वॉयलेट हो सकता है अगर आपका ईयर एंड आ जाए, कैलेंडर ईयर एंड आ जाए। तो 31 दिसंबर अगर आ जाए और पूरे साल में AGM नहीं हुई तो फिर आपको 31 दिसंबर को करवानी पड़ेगी। तो ये आपने क्या चीज़? थर्टी 31 दिसंबर का मतलब है उससे आगे नहीं जाना, यानी मैक्सिमम 31 दिसंबर तक जा सकते हैं। तो आप पीछे भी करा सकते हैं, लेकिन जाहिर है एक कंपनी के 120 दिन पूरे नहीं हुए तो वो कोशिश करेंगे कि जितना लेट हो सके
वो ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिसंबर हो सकता है, क्योंकि अगर साल गुजर गया बगैर एजीएम के तो वो गुनाह है। पहली एजीएम पे ये मसला नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम पे साल गुजारना है, और पहली एजीएम तो वैसे ही 16 महीने की आपके पास टाइमलाइन है। In context of provision of Companies Act, state the reason and on account of which a company could declare the appointment of proxy as invalid। वो क्या क्या रीजन हो सकती हैं जिसकी बेस पे एक प्रॉक्सी को इनवैलिड कह सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट हो गए तो दोनों प्रॉक्सी इनवैलिड हो सकते हैं। इसके अलावा सोचें, प्रॉक्सी फॉर्म प्रॉपर साइन ना हुआ हो, कंपनी को 48 घंटे पहले ना मिला हो, ये एक ऐसी कंपनी जिसमें इजाज़त नहीं थी और आपने नॉन मेंबर को प्रॉक्सी बना दिया हो, आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ। अब आप ये देखें कि 5 नंबर के लिए जब सोचना शुरू करते हैं ना, फिर अंदर से निकालने, वरना तो एक लाइन आते साथ ही समझ आई थी कि प्रॉक्सी पे प्रॉक्सी डाला, प्रॉक्सी फारिग। तो फिर 5 नंबर के लिए उन्होंने कहा है कि रीजंस बताएं, तो अब आपने फिर सोच सोच के डिफरेंट रीज़न लेके आनी है। तो हमने क्या क्या रीज़न सोची, प्रॉक्सी पे प्रॉक्सी, प्रॉक्सी फॉर्म जमा नहीं हुआ, प्रॉक्सी फॉर्म साइन नहीं हुआ, आर्टिकल्स के मुताबिक नहीं बना हुआ था, आर्टिकल्स में गुंजाइश नहीं थी, और नॉन मेंबर को ऐसी कंपनी में प्रॉक्सी बना दिया जिस कंपनी में आपने आर्टिकल्स में नहीं लिखा था, क्योंकि रूल ये है कि मेंबर ही मेंबर का प्रॉक्सी होगा, लेकिन आर्टिकल्स में लिख के नॉन मेंबर को कर सकते हैं। 48 घंटे वाली बात का भी हमने जिक्र किया। नरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू कोरम रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। कोरम के बारे में क्या जानते हैं? 6 नंबर का सवाल आपने सारा का सारा वही ऑल इन कर देना है। 6 नंबर बहुत होते हैं, इसका कोई फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना फिर सेक्शन का। हाँ नहीं, असल में इसका मतलब देखें, ये एक बड़ा अजीब सा रिस्क है। रिस्क ये है कि पता नहीं कौन सा सवाल वो इतने नंबर का पूछें कि सारा लिखना है, कौन सा इतना पूछ लें कि कम लिखना है। तो एक आसान हल, आप सारा वाला याद कर लें सारा, फिर आप रिस्क लें ही ना, आप अपनी तैयारी पूरी करके जाएं, फिर वो अपना ऑल इन तो करें। फिर देखिए ना अगली तरफ से क्या चाल आती है। आप अपना ही सिलेक्टेड खेल रहे हैं, 1-2 चिप साइड पे रखे हुए हैं, तो वही मेन कार्ड्स हुए अगर, तो इसलिए अपना ऑल इन करना है। इतना बड़ा सब सिलेबस नहीं है कि ऑल इन ना करें। और पता है ये रह जाए ना, दुख बहुत होता है। ये रहने वाला पेपर नहीं है, तो ये रह जाए ना तो बंदा अपनी नज़रों में ही जलील हो चुका होता है, मुँह छुपा रहा होता है, किसी को बता भी नहीं सकता मेरा कंपनी लॉ फेल हो गया। तो इसलिए ना इस सब्जेक्ट में पड़ेगा, गैरत का तकाजा है कि पास होना पड़ेगा। जफर ज़मीर को अपना प्रॉक्सी बनाना चाहता है एजीएम अटेंड करने की लिस्टेड कंपनी में। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशंस रिलेटेड टू फॉर्म एंड सबमिशन ऑफ द प्रॉक्सी विच जफर वुड हैव टू कंप्लाई विद। राइट ऑफ ज़मीर ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी, तकरीबन पूरा प्रॉक्सी ही पूछ डाला। ठीक है, तो फॉर्म और सबमिशन ऑफ प्रॉक्सी, फॉर्म ये है कि ख़ास फॉर्मेट पे होगा, आर्टिकल्स के मुताबिक होगा, वो लिखा जाएगा, साइन होगा, बंदे का नाम लिखेंगे, 48 घंटे पहले वो करेंगे। और कितना मज़ा है, एग्जामिनर कमेंट में आया है कि बच्चों ने ये तो बताया ही नहीं कि अगर पब्लिक हॉलीडे आ गई। अब देखें ना, जब वो उन्होंने खाली एक इशू उठा के 4 नंबर का डाला है, अब तो वो ये तो चाहेंगे ना कि आप उसके अंदर की जो छोटी छोटी सी बात है वो भी बताएं। ज़मीर के क्या राइट हैं? ज़मीर अब हर वो जगह जहाँ पोल डिमांड करना था डिमांड कर सकता है, वोटिंग कर सकता है, वोटिंग करने से बाज रह सकता है, खामोश रह सकता है, बोल सकता है। स्टार प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है जनवरी 2012 में। बिलाल के पास 90% शेयर्स हैं, रिमेनिंग 10% शेयर्स उसकी बीवी के पास है। पूरी अपनी कंपनी हुई ना फिर। Bilal intends to convert the company into public limited company unlisted. Narrate the provision of Companies Act relating to holding of statutory meeting, issuance of statutory report which SPL would be required to comply with after conversion into public company। के कब कन्वर्ट होना चाहते हैं? जनवरी में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये नहीं बताया कब कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ, तो हमें ये बताना चाहिए कि विद इन 1 ईयर अगर कन्वर्ट हो रही है तो फिर आपको स्टैच्यूटरी मीटिंग करनी है। अब जब 8 नंबर का सवाल है तो इसका मतलब है कि वो ये तो चाहते हैं, अगर हम इस जुमले में लिख दें कि चूँकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि साल के पहले कन्वर्ट हो रहे हैं बाद में, तो हम नहीं खेलते, तो ऐसा नहीं होगा। हम पहले बता दें कि हमें ये पता है कि साल से पहले और साल के बाद का क्या मामला होता है। सपोज के साल के अंदर कन्वर्ट हुई है तो स्टैच्यूटरी मीटिंग जो है वो उसका टाइम ये है, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट ये हो, फलाना फलाना। इस सेक्शन में एक ग्लिच है, ग्लिच जैसे मेरी राइटिंग में ग्लिच आया। प्राइवेट कंपनी साल में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसने स्टैच्यूटरी मीटिंग करवानी है। अच्छा, स्टैच्यूटरी मीटिंग की डेडलाइन क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 दिन। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो इसकी हुई नहीं, ये तो प्राइवेट कंपनी थी,
तो अगर ये कन्वर्ट हुई तो इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए या नहीं चाहिए, पहला मसला। और इसका टाइम कब से काउंट करें। अगर तो 6ठे महीने में कन्वर्ट हो गई तो इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स में अभी भी 3 महीने बाकी हैं, तो फिर तो ये उस वक्त करा लेगी। अब कन्वर्ट ही अगर 11वें महीने में हो फिर होगी। उन्होंने ये कहा है कि जो साल में कन्वर्ट हो जाए उसको करानी है स्ट्रेचिंग मीटिंग। इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने तो कब के गुजर चुके हैं, अब डेडलाइन क्या मैच करें। ये सेक्शन में ग्लिच था। पुराने ज़माने में रूल ये होता था 1984 वाले ऑर्डिनेंस में कि कन्वर्जन से 6 महीने काउंट होते थे, जैसे कमेंसमेंट से 6 महीने काउंट होते हैं ना, कन्वर्जन से 6 महीने वर्सेस इनकॉर्पोरेशन, उन दोनों में से जो वो अर्लियर होता था उसको देख लिया जाता था। अब जब ये वाला ग्लिच आया तो एक्सप्रेसली जब SECP इसको प्रेजेंट कर रहा था और मेंबर्स के सामने पेश कर रहा था, ये मई जून के आसपास सन 2017 में, तो उस टाइम पे ख़ास तौर पे हमने ये इशू उठाया कि जी आपने वो क्लॉज ख़त्म कर दी है, तो अब क्या रूल है, यानी कि अब एक कंपनी जो कन्वर्ट होगी 10वें महीने में उसके बारे में क्या हुक्म है। तो SECP के डायरेक्टर ने कहा था उसको इमीडिएटली करानी होगी क्योंकि 9 मंथ्स गुजर चुके हैं। तो डेडलाइन क्या थी, 9 महीने में कराना है। उस डेडलाइन तक तो वो बेचारी एलिजिबल ही नहीं थी स्ट्रेचिंग मीटिंग कराने के लिए, तो जैसे ही कन्वर्ट होगी इमीडिएटली स्ट्रेचिंग मीटिंग करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है आखिरी 3 महीने में कन्वर्जन के फ़ौरन साथ स्ट्रेचिंग मीटिंग करा लेनी है। असल में मकसद पूरा हो जाएगा ना, उन्होंने कानूनी रिक्वायरमेंट कि कहीं कोई धोखे में ना रह जाए, कहीं कोई अंधेरे में ना रह जाए। भाई हमने पास पेपर सेशन किया, हमने करना था, बच्चे अगर कम आए या ज़्यादा आए, जो सीरियस थे वो आ गए। हाँ ना करते तो जिसने नहीं आना था उसने कहना था पास पेपर तो सर ने कभी कराया ही नहीं, हमेशा कहते रहे एंड पे करेंगे एंड पे करेंगे, वो एंड तो आया ही नहीं कभी। तो फिर ये वाला मसला होता है। हाँ वो इन्हें नहीं चाहिए प्राइवेट कंपनी को कन्वर्जन के वक्त। लें जी, डिस्कस द प्रोविजन कंटेन इन कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 5 नंबर का सवाल, मेंबर्स का 8 नंबर के लिए पूछा था, और नहीं 6 नंबर के लिए पूछा था शायद, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 5 नंबर के लिए। तो ये एक सीधा सा सवाल है, सारी बातें वही हैं, बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको पता है 7 और 7 दिन वाली कहानी नहीं होती, 14 दिन वाली कहानी होती है। एक ये फ़र्क है, मेंबर्स में 7 और 7, डायरेक्टर्स में 14। मेंबर्स में 20 साल का रिटेंशन पीरियड, डायरेक्टर्स में 10 साल। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि डायरेक्टर्स और मेंबर्स में ये 2 बुनियादी फ़र्क हैं इनके मिनट्स वाले सेक्शन में। हाँ ये भी सही है कि वो जो 7 और 7 दिन वाली बात है उसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन तक रिक्वेस्ट नहीं कर सकते और जब रिक्वेस्ट करेंगे तो 7 दिन में मिलेगा। डायरेक्टर्स की मीटिंग में बगैर उन्हें कहे 14 दिन में उनको खुद ब खुद मिनट्स मिल जाएंगे। तो ये 2 डिफरेंस जहन में हो, सेक्शन तकरीबन सेम है, सारी बातें एक दफ़ा याद कर लें। सिर्फ ये जहन में रखें कि डायरेक्टर का पूछ लिया तो बस ये 2 इजाफी पॉइंट्स को आपस में चेंज कर देना है, बजाय इसके कि आप डायरेक्टर के चैप्टर में अलग से सेक्शन को याद करें और इधर अलग। असूलन ये चैप्टर 3 में होना चाहिए था, ये असूलन चैप्टर 3 में होना चाहिए था। मैं इधर मार्क कर लूँ, शायद मैं सेशन एंड पे इस किताब को अपडेट करने के बारे में सोचूं। क्वेश्चन 5A आई चैप्टर 3। अगर जी बिल्कुल ऐसे ही है, अगर ICAP किसी भी वक्त इसका स्कोप बढ़ा देता है ना, इसमें ज़्यादा चीज़ें डाल देता है तो फिर टेक्निकलिटी थोड़ा कम कर देगा। क्योंकि पता है अभी वो परेशान है कि उन्होंने सीनियर बच्चे से सवाल पूछने और इतना सा सिलेबस है, अब वो कुछ भी पूछ लेंगे बच्चे ने फटक करके जवाब दे देना है। तो फिर वो कहते हैं कि फिर जब ऐसा है तो फिर जवाब भी ऐसा सुथरा मिले कि उसमें कॉमे वाली जगह पे कॉमा लगा हुआ नज़र आए, और वो कहें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि इस लफ्ज़ के बाद कॉमा डालना था। तो इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है। ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि ये इस वक्त बच्चों का फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। तो दिल करता है कि नहीं कहें कि जी आप पेपर का साइज़ बढ़ा दें सब्जेक्ट का, लेकिन कोई पता नहीं कि सब्जेक्ट भी बढ़ा दें और टेक्निकलिटी भी वहीं पे रहे। तो ठीक है, कम से कम एक ब्लेसिंग तो मिली हुई है कि छोटा पेपर है, जल्दी तैयार हो जाता है। ऐसे टेक्नोलॉजी वॉज इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन 1 Feb 2012। नो जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी हैज़ बीन हेल्ड सो फार। कंपनी बनी है 1 फरवरी 2012 को और आज तक जनरल मीटिंग नहीं हुई। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग एंड द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर इफ एनी इन दिस रिगार्ड। एनुअल जनरल नहीं बोला, जनरल मीटिंग बोला है। सारी मीटिंग्स को जनरल मीटिंग कहते हैं। तो आप कहेंगे भाई आप पहली वो हो, पब्लिक कंपनी हो, आप स्ट्रेचिंग मीटिंग करवाओ,
डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो कंपनी की वाइंडिंग अप तक हो सकती है, याद है। स्ट्रेची मीटिंग तो अकेली ऐसी है कि वो ना करवाएं तो स्ट्रेची मीटिंग के बारे में आप डिस्कशन, टाइमलाइन, जिम्मेदारी बता दें। 5 नंबर का सवाल है, जितना लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, बस उसके कंटेंट्स ऑफ स्ट्रेची रिपोर्ट ना लिखने बैठ जाएं क्योंकि वो बहुत ही आउट हो जाएगा फिर। अदरवाइज मीटिंग के बारे में जो जानते हैं आपने लिख देना है 5 नंबर के लिए। हाँ, अभी तक नहीं हुई। अब असल में चक्कर यही है कि आप पेपर देने बैठे होते हैं तो आप सितंबर 2013 में बैठे होंगे और उस वक्त उन्होंने कहा होगा कि 1 फरवरी 2012 को कंपनी बनी थी और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो को रफ सा आपको अंदाज़ा हो जाता है कि साल से ऊपर की कोई बात हो गई है। इस वक्त बैठ के उन्होंने कहा अभी तक नहीं हुई, तो अब आप ये मत कहो कि आपने गलत किया है या सही किया है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कितना टाइम गुजरा है। तो आप ये कहते हैं कि ये डेडलाइन होती है, इसके अंदर होनी चाहिए, ये बता दें। रादर उनको चैलेंज करें कि आपने क्यों नहीं कराई, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आज तारीख क्या है, आज जिस वक्त हमसे सवाल पूछा जा रहा है उस वक्त क्या तारीख है। नहीं जी, अशरफ कंपनी सेक्रेटरी है एबीसी लिमिटेड का और प्रिपेयर कर रहा है एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। फॉलोइंग मैटर उसके सामने आए हैं। 3 जॉइंट होल्डर्स हैं 1 लाख शेयर्स के। उन्होंने प्रोसीजर पूछा है कि वो अगर वोट कास्ट करना चाहें तो कैसे होगा, और अगर उनमें से हर कोई अलग अलग बंदे को वोट करना चाहता है तो क्या ये सही है। जॉइंट शेयर होल्डर्स का सिंगल वोट काउंट होगा, और कौन वोट करेगा, जिसका नाम सबसे पहले लिखा होगा वो करेगा। तो हम कहेंगे भाई जिसका नाम पहले लिखा होगा वो, आपके वोट अलग अलग नहीं होने चाहिए। आपके जो सीनियर मेंबर, सबसे पहले नाम लिखे हुए मेंबर ने वोट कर दिया, वही फाइनल वोट माना जाएगा। नहीं, सीनियर से मुराद होगा जिसका नाम पहले लिखा है, यहाँ चाहे वो एज में सबसे छोटा हो। सीनियर से हमारी कानूनी ज़बान में मुराद ये है कि जिसको उन्होंने सबसे पहले नामजद किया कि ये मेन है, बाकी सब भी इसके साथ है। होता ना, एक मेन बंदा होता है, एक होता है भी, कि जी वो मौलवी साहब को खाना खिला दिया है और उनके साथियों को भी खाना खिला दिया। अब मौलवी साहब को सजी हुई मेज़ मिलती है और जो उनके साथी हैं वो उनको भी, तो भी जो है ना वो ज़रा हल्का वाला होता है। तो वो जो पहला नाम है ना वो असल मौलवी साहब है और बाद वाले हैं भी, कि उनको भी खाना खिला दिया है। DF Limited hold 50,000 share has appointed one of its ex-employees as its proxy. The proxy form is signed by company secretary of DEF. DEF ने अपने एक एक्स एम्प्लॉई को अपना प्रॉक्सी बना के भेज दिया। इसमें कोई मसला? कंपनी है। काश आपको मेरा जुमला याद आ जाए, इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी होता है, इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आप कहें यार क्या बात करती है, क्या कर रहे हो, इंसान जो आप भेजोगे वो प्रॉक्सी नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। आप बताओगे कि हमारा फलाना रिप्रेजेंटेटिव है, एंड रिप्रेजेंटेटिव कैन बी एनी पर्सन, चाहे एम्प्लॉई है उनका या नहीं है, वो आके यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है। प्रॉक्सी फॉर्म सबमिटेड बाय वन ऑफ द शेयर होल्डर्स लॉन्च 1 day बिफोर द मीटिंग। बहुत ही मतलब जल्दी जमा करा दिया, मीटिंग से 1 दिन पहले एक भाई साहब ने प्रॉक्सी फॉर्म जमा करा दिया। अब आपने बताना है इस सिचुएशन से अशरफ कैसे डील करेगा। कंपनी सेक्रेटरी जाके उसे चपेड़ा कराएगा, उसे कहेगा तुमने पढ़ा नहीं है, 48 घंटे किसे कहते हैं, 1 दिन पहले तुम प्रॉक्सी फॉर्म जमा करा रहे हो। तो बताएं कि कानून 48 घंटे की बात करता है, तो 1 दिन पहले वाली बात को हम बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। असल में देखिए, वो हॉलीडे की तो बात तब आती जब वो कहता कि उसने 2.5 दिन पहले जमा कराया है, और हम कहते हैं कि अगर 2 दिनों में छुट्टी आ गई थी तो फिर 3 दिन पहले जमा कराना था। अभी तो वो हॉलीडे का तो कॉन्सेप्ट ही आउट हो गया ना, उसने तो 48 घंटे के अंदर घुस के जमा करा दिया, वो तो वैसे ही गलत है। फ़र्ज़ करें उन 2 दिनों में एक हॉलीडे होती तो फिर हम कहते हैं 48 नहीं 72 घंटे पहले जमा कराओ। 60 घंटे पहले जमा कराता और अपनी तरफ से सोचता मैंने तो 48 घंटे पहले जमा करा दिया, तो हम कहते हैं यार कल छुट्टी है तो ये 48 नहीं थे 72 घंटे थे। तो ये प्रॉब्लम तब आएगा जब 2 दिनों से पहले जमा कराया होगा और फिर सोचेंगे कि छुट्टी थी तो मज़ीद 3 दिन पहले होना चाहिए था। और अगर उसने जमा ही उन 2 दिनों में करवाया है तो वो तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि उन दिनों में छुट्टी से टाइम कम नहीं होता, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब है रिस्ट्रिक्शन और पीछे चली जाती है कि इतना पहले जमा करा दो। ये तो इसने तो 24 घंटे जमा कराया है,
डन। हैवी सवाल। फर्स्ट एनुअल मीटिंग एबीसी लिमिटेड की scheduled to be held on 31 मार्च 2014 at the company's factory premises in Bhavalpur. The register of the company is situated in Lahore. In addition to normal business, director also proposed to place before meeting a resolution to approve the quarterly accounts of the company to be transmitted to member by placing the same on the website of company instead of transmitting the accounts by post. कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबर 1 स्पेसिफाई द वेरियस स्टेप्स दैट एबीसी लिमिटेड वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इन ऑर्डर टू कन्वीन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। पहली एनुअल जनरल मीटिंग करवाने के लिए एबीसी लिमिटेड जो करेगी बता दे। अब फर्स्ट एजीएम के बारे में किताब ने ज़्यादा बातें कभी भी नहीं बताई हैं। 9 नंबर का सवाल है। अब मसाले डालने हैं इसमें। नोटिस की सारी बातें, नोटिस में ये स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस को यूँ करेंगे, ऐसे भेजेंगे, फिर लोगों को बुलाएंगे, एक दिन रखेंगे, टाइम रखेंगे, उसकी ये टाइमलाइन होनी चाहिए। मतलब अब वही बात है कि फर्स्ट एजीएम के बारे में चूँकि किताब में तो 1-2 लाइनें ही हैं इसकी टाइम, बाकी जनरल सेक्शन, तो फिर अब आपने जो जनरल डिस्कशन है मीटिंग्स की वो भी इसमें अटैच कर देनी है। उन्होंने कहा क्या स्टेप्स होंगे, तो स्टेप्स में नोटिस से लेके मीटिंग की होल्डिंग वेन्यू सेलेक्ट होने तक के सारे स्टेप हमें शामिल कर देने चाहिए। तो ये ओवर एलोकेशन ऑफ मार्क्स थी, तो यहाँ हमें खींचना पड़ेगा। ठीक है, जब हम नोटिस की बात कर ही रहे हैं कि मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे, तो फिर कह दें कि अगर मेंबर्स में से कोई उस पर कमेंट करना चाहता है तो 5% वोटिंग पावर वाला बंदा अगर अपनी पसंद का एजेंडा डालना चाहता है तो वो भी डाल सकता है। लिस्ट द बिजनेसेस दैट नीड टू बी ट्रांजैक्टेड इन फर्स्ट एजीएम। पहली एजीएम में कौन से बिजनेस होने चाहिए? 4 बिजनेस आपको पता है, जिनमें से एक 3-3 साल बाद होता है, याद है, डायरेक्टर का इलेक्शन। बट चूंकि फर्स्ट एजीएम है तो उस पर डायरेक्टर का इलेक्शन भी होना है, तो टेक्निकली उन्होंने आपसे ऑर्डिनरी बिजनेसेस की डिटेल मांगी है। तो आप कहेंगे वो तो है, और उसके अलावा कंपनी कुछ और करना चाहे, जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी, लेकिन कम से कम वो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं: ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, अकाउंट्स की अप्रूवल, इलेक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। करामत प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2014। ये सवाल आपको किसी टेस्ट में दिया होगा हमने, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है टाइमलाइन के हवाले से सवाल। करामत प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2014, सब्सिक्वेंटली इट वाज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ऑन 1 मार्च 2015। विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो गई। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्क्राइब वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड सच मीटिंग, इफ यस आइडेंटिफाई द टाइम फ्रेम विद इन विच सच मीटिंग मस्ट बी कन्वीन्ड। तो हम कहेंगे कि जी यस, चूँकि साल में जो कन्वर्ट हुई होती है उसे मीटिंग करानी होती है। टाइमलाइन क्या है? इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स। अब 6 महीने वो गुजरे, 2 ये गुजरे, अब आप कहें आपके पास 1 महीना रह गया, ऐसे 1 महीने में आप अपनी एजीएम करवा लें। इसके सोल्यूशन में शायद वो पुराने ज़माने की कन्वर्जन की एक रिक्वायरमेंट होती थी, तो हो सकता है वो सोल्यूशन अपडेट ना हुआ। मेरे ख्याल में मैंने शायद अपडेट किया था किसी टाइम पे। देखिए सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, अभी महीना पड़ा हुआ है ना, हाँ, वो हमने कहा था 9 से ऊपर और 12 से नीचे। देखें ज़रा इसके सोल्यूशन में क्या मैंने ये बात अपडेट की है। मुझे लग रहा है कि जब कंपनीज एक्ट 2017 आया था तो मैंने इस सवाल को रीफ्रेम किया होगा, सोल्यूशन को अपडेट किया होगा, गुस्ताखी की होगी आई कैप के सोल्यूशन के साथ। आपके पास 10वां सवाल है, अभी हम 10वें तक पहुँचे हैं। मेरे पास तो इतने सारे सवाल हो गए। वन 180 डेज और 9 मंथ्स का टाइम लिमिट है, और उसके बाद कंक्लूड क्या की है? ठीक है, सही है, वो वाला नोट ठीक हो गया, यानी वही वाली बात लिखी हुई है। अब मैं आपको बताया था कि प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इनकॉर्पोरेशन से पीछे आपके पास 1 महीने का टाइम लाइन है, और इनकॉर्पोरेशन के बाद 9 महीने गुजरने के बाद किसी भी वक्त हो तो फिर आप इमीडिएटली करते हैं। ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब इसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। अब रूल क्या है कि उसके 180 दिन और इसके 9 महीने जो पहले आ जाए,
तो अगर ये इस वक्त कोशिश करे भी कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेने की और उसके बाद उसके 6 महीने भी काउंट करें, तो पहले क्या आएगा? इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा रूल हो जाएगा। What would have been your decision had the company been converted into listed company on 1 जुलाई 2015? अगर कंपनी 1 जुलाई 2015 को कन्वर्ट की होती तो आपका फैसला क्या होता? हम कहते हैं हमारा फैसला ये होता कि मत करो स्ट्रेटजी मीटिंग, क्योंकि तुम साल बाद चेंज हुए। आइडेंटिफाई दोज कंटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विच आर रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय कंपनी ऑडिटर। कंपनी का ऑडिटर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कौन सी चीज़ों को सर्टिफाई करता है? शेयर्स की एलोकेशन, पैसे कितने आए, पैसे की मूवमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बातें, ये सारी चीज़ों को ऑडिटर वेरीफाई करता है। याद है उसके एंड पे एक पोर्शन बना हुआ था कि इन सारी चीज़ों को। ऑल्सो स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट। क्या मकसद ऑडिटर के सर्टिफिकेट का? ताकि तसल्ली हो जाए। अब ये जनरल सवाल है कि तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई चीज़ें सही हैं, उस पर एक वो ऐड हो जाए, एश्योरेंस ऐड हो जाए, हौसला ऐड हो जाए। स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन एंड फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की सर्टिफिकेशन कैसे होती है, फाइलिंग कैसे होती है, सर्टिफाई कौन करता है, तस्दीक कौन करता है इस पर, ठीक है। तो हम कहेंगे साइन फलाना करते हैं, ऑडिट ऑडिटर करता है, और फिर हमने रिपोर्ट फाइल कर देनी होती है रजिस्ट्रार को। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट हु में कॉल एन एजीएम ऑफ द कंपनी। कौन कॉल करेगा? डायरेक्टर्स कॉल करेंगे। डायरेक्टर्स के बेहाफ पे कंपनी सेक्रेटरी इज द पर्सन जो लोगों को खत भेज रहा होगा, तो डायरेक्टर्स कॉल करेंगे। मेंबर्स कॉल मेंबर्स कॉल नहीं कर सकते, वो ईओजीएम कॉल कर सकते हैं। एनुअल जनरल कह दिया तो ये फिर हमारे पास ओनली डायरेक्टर्स। कमेंट्स एक मिनट, ये स्प्रिंग 15 था, ऑटम 15 से आया है ना हमारे पास। स्प्रिंग 15 वही सवाल जो मैं नहीं कह रहा था, बहुत गुस्से वाले कमेंट। हाँ ये वाला सवाल, मुझे ये इतना बड़ा सा जो मामला था ना जी। द क्वेश्चन विद द पोटेंशियल 10 मार्क्स वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। पार्ट ए वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। Sub part 1 required candidate to describe whether a company which was incorporated on 1 July 2014 and subsequently converted into company on this was required to hold a statutory meeting and time frame. Or sub part 2 invited candidate to give their opinion in case if conversion had take place on this instead of this. Sub part 3 asked this. अच्छा पहले तो ये अपना ही बता रहे हैं ना कि हमने क्या क्या पूछा था। और सब पार्ट 4 ने फलाना रिक्वायर किया है। पार्ट बी ने रिक्वायर किया कैंडिडेट को कि वो नेम्स बताएं कि कौन कॉल कर सकते हैं। अगेन द कैंडिडेट हु रोट ओनली कंपनी लॉ सेक्शन ऑफ द पेपर परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन दिस क्वेश्चन। जिन लोगों ने खाली, ये उस ज़माने का सवाल है जब कंपनी लॉ और एम लॉ बी लॉ इकट्ठा पेपर आता था, तो उन्होंने कहा वो बच्चे जो सिर्फ कंपनी लॉ तैयार करके आए हुए थे उन्होंने तो अच्छा किया, और जो पूरा कर रहे थे उन्होंने अच्छा नहीं किया। The overall performance of the candidate who wrote the entire paper of business law remained average. In sub part 1, पहले का part 1, majority of the candidates produced correct answer. However, some candidate wrote that a company is required to hold statutory meeting between 3 to 6 months from the date of incorporation. तो कुछ बच्चे अपनी एक टाइमलाइन लेके आ गए कि 3 से 6 महीने में आपने statutory meeting करवा लेनी है, rather than the date जो mention है। In reply to subpart 2, most of the candidates produced a wrong answer. Some of them were of the opinion that company cannot be converted into a listed company. Another opinion that statutory meeting must be held within 3 to 6 months from date of conversion, irrespective of whether 1 year has been passed or not. ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हाँ, मतलब ये तो बताया ही नहीं कि साल गुजर गया, वो अपनी वैरायटियाँ कराते रहे कि नहीं साल बाद तो कोई लिस्टेड बन ही नहीं सकती, साल बाद तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो गलत बात कर रहे हैं आप। अब ये वही बात है कि वो एंड पे तुक्के मार रहे होंगे बच्चे। सब पार्ट 3 एग्जिबिटेड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस शो कर है। Satisfactory performance, however, few candidate unnecessarily narrated the content of statutory report at length and wasted precious time. कुछ बच्चे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट लिखना शुरू हो गए, उन्होंने अपना कीमती टाइम बर्बाद किया। While replying to subpart 4, many candidates mixed up the requirement of authentication of balance sheet का section with the requirement of certification of statutory report. Majority, अब वो बच्चे उधर से वो शुरू हो गए कि 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, मुल्क से बाहर गया हुआ होगा,
बच्चे उस तरफ निकल गए, तो इन्होंने कहा यार वो वाला तो हमने नहीं पूछा था। Majority of the candidate also ignored the requirement of law relating to filing of statutory report. Candidate also ignored the requirement of law relating to some of them wrongly stated that certified copy of report shall be delivered to commission and stock exchange. ये तो रजिस्ट्रार को भेजनी होती है। तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा जब गप मार ही रहे हैं तो रजिस्ट्रार के साथ SCCP को भी कॉपी भिजवा देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को भी भिजवा देते हैं। तो वो उनको बुरा लगा कि बच्चे हाँ और मतलब बहुत ही बहते जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट, एवरेज परफॉर्मेंस थी। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट फेल टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ फलाना सेक्शन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस, पुराना सेक्शन नंबर होते थे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वर ओनली एबल टू अप्रिशिएट दैट डायरेक्टर विल कॉल द AGM। Many candidate wrote then an AGM would be called by member या shareholder of company and unnecessarily deliberated on the time frame of calling first and subsequent AGM. Few candidate also discuss about the transactions to be dealt at AGM. वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमने पूछा था कौन मीटिंग बुलाता है, तो कुछ ने तो कह दिया कि डायरेक्टर बुलाते हैं, कुछ मीटिंग की टाइमलाइन बताना शुरू हो गए, कुछ जो है वो मीटिंग में क्या क्या होगा वो बताना शुरू हो गए। हालांकि हमने पूछा था कि कौन मीटिंग करवाएगा, तो सवाल ने हु कहा है और बच्चे जो है वो मीटिंग की टाइमलाइन और वो सारी चीज़ें, ये कसूर उनका भी है कि वो भी ओवर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इतना वो भी नहीं चाहते कि आप इसमें ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस की डिटेल देना शुरू कर दें। अगर डिफ़ॉल्ट करें, हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टर्स करा रहे हैं और डायरेक्टर्स नहीं कराएंगे तो वो इस तरह से गड़बड़ होगी, कंपनी की वाइंडिंग अप भी हो सकती है। मतलब वही बात है, 2 नंबर देखते हुए बंदे का दिल करता है कि एक लाइन से तो ऊपर होना चाहिए ना कुछ। तो बहरहाल ये सवाल बहुत ICAP को बुरा लगा। 21वीं AGM of Nokjhok Limited was held on 20 August 2015. Two of the shareholders, Mateen and Rage, were not satisfied with the conduct of the meeting. 1 week after the meeting, they submitted a complaint to chairman of board of director requiring him to invalidate the proceeding of meeting. एक हफ्ते बाद 2 शेयरहोल्डर्स ने चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा कि ये प्रोसीडिंग इनवैलिड की जाए। In view of provision of Companies Act, explain the circumstances in which Mateen and Rage would succeed in their contention. अपने इस इरादे में वो कैसे कामयाब हो सकते हैं? अगर 10% उनके पावर है और 30 दिन में कोर्ट के पास जाएंगे तो हम बताएंगे कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन इज नॉट एन अथॉरिटी, आप 30 दिन में कोर्ट के पास जाएं और कोर्ट को अगर आप साबित कर दें रेगुलरिटी और इस तरह से, तो कोर्ट का फैसला आएगा, वो फैसला फिर फाइनल होगा। ये टाइप 3 सवाल बन सकता है। 6 नंबर है। क्वेश्चन 6B A15। तो उन्होंने बी में फिर क्या लिखा, कौन कराएगा? वे वाकई हु का ये जवाब भी तो हो सकता है। कंपनी लॉ के मुताबिक बताएं कौन AGM बुलाता है कंपनी की? तो हर कंपनी सिवाय SMC की AGM बुलाती है, तो ये हु वो भी तो हो सकता था कंपनी। ठीक है, तो अब अगेन जो सोल्यूशन लिखने वाला है ना, उसने भी जो लिखा, एग्जामिनर ने उसको भी धो दिया, उसको भी रगड़ दिया कि यार मतलब बच्चों को पता ही नहीं था कि क्या लिखना है, यहाँ लिखना। उसने फिर कहा है कि काफ़ी बच्चों ने तो लिख दिया डायरेक्टर्स। तो अब अगेन आप ये देखें कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ठंडे AC वाले कमरे में बैठ के लैपटॉप पे जब सोल्यूशन टाइप कर रहा है, तो वो भी इसका वो मतलब नहीं समझा जो एग्जामिनर चाह रहा था। तो ऐसा होता है। अच्छा जी, इसमें वो क्या कह रहे हैं, जो सारी खाली कंपनी लॉ करके बैठे थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये उनका पुराना रोना होता था हमेशा। सेशन के स्टार्ट में भी शायद एग्जामिनर कमेंट आपको मैंने दिखाए हों कि वो हमेशा कहते थे कि बच्चे कंपनी लॉ कर के पास हो जाते हैं और हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है उन पर। परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट रिमेन बिलो एवरेज। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट फेल टू स्पेसिफाई इन ऑर्डर टू सक्सीड द कंसर्न शेयर होल्डर मस्ट हैव 10% और अदालत में जाएंगे और 30 दिन में जाएंगे। फर्दर द कैंडिडेट वर जनरली अनअवेयर ऑफ द एग्जैक्ट रीजन ऑन अकाउंट ऑफ विच कोर्ट में डिक्लेयर द प्रोसीडिंग इनवैलिड। तो बच्चों को ये भी नहीं पता था कि वो कोर्ट जो है वो इनवैलिड क्यों करेगा। तो कहेंगे अगर वो इरेगुलरिटी और इस तरह की चीज़ वो होगी तो वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर करेगा। डन। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, हु मे कॉल सच एंड उसका क्या कोरम होगा। तो ईओजीएम के बारे में सब कुछ बताएंगे और फिर कोरम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और चूंकि ईओजीएम का कोरम है तो ये ज़रूर बताएंगे कि अगर ये आधे घंटे में पूरा नहीं होगा तो ये मीटिंग फारिग हो जाएगी। तो सीधा सीधा सवाल है, लेकिन आपने इंटेलिजेंटली पहले ईओजीएम की सारी बातें लिखनी है, फिर कोरम की बातें लिखते हुए ईओजीएम की तरफ ज़रा ध्यान रखना है। 7 नंबर का सवाल है, खुल के लिखने वाला सवाल है। मतलब वही कह रहे हैं ना कि आप ईओजीएम से क्या समझते हैं और ये कौन कॉल करता है। तो ईओजीएम वैसे तो डायरेक्टर कॉल करते हैं, लेकिन मेंबर भी कॉल करवा सकते हैं और मेंबर के कहने पे डायरेक्टर कॉल करते हैं। तो ईओजीएम सारा इसी बात में ख़त्म हो जाता है बेचारा। उसके बाद रही उसकी सिर्फ नोटिस वाली बात बच जाती है। अगर वही बात है कि नंबर लग रहा हो कि अभी कुछ मसाला नहीं है, तो ये भी लिखा जा सकता है कि मीटिंग अगर ना हुई तो फिर एससीसीपी करवाएगा। लेकिन इसमें चूंकि इन्होंने कोरम भी पूछ लिया ना, तो हमारे पास काफ़ी कुछ है लिखने को। ईओजीएम की सारी बातें, कोरम की सारी बातें, एंड हाईलाइटिंग ऑन कि चूँकि ये ईओजीएम है तो यहाँ आधा घंटा पूरा होना। अब वो दूसरी ऑप्शन यानी नहीं लिखनी, बुरा लगेगा उन्हें। ये नहीं बताना कि एक हफ्ते बाद खुद ब खुद अर्जन हो जाएगी। हम कहते हैं ना, अगर ईओजीएम रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई है तो हम कहेंगे कि ये रिक्विजिशनिस्ट अगर बुलवा रहे हैं तो फिर एडजर्न नहीं होगी, और अगर डायरेक्टर्स बुला रहे हैं फिर एडजर्न होगी। सवाल ने अगर कह दिया होता कि ये रिक्विजिशनिस्ट कौन है और वो बुलाएं तो क्या होता है, तो फिर हमने सिर्फ उतना ही लिखना था, 90 डेज़ के अंदर उनकी। हाँ वही बात है कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी इन्होंने इतना ओपन हमें छोड़ दिया कि हम जितना लिखें कम है। एग्जामिनर कमेंट क्या कहते हैं इसके, ओवरऑल परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड, वेरी गुड। कभी कभी तो ऐसा कहता है वो। मोस्ट ऑफ द आंसर वर करेक्ट एंड टू द पॉइंट, हाउएवर मेनी कैंडिडेट फेल टू राइट द कोरम ऑफ मीटिंग ईदर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, यानी मेंबर ने कोरम में प्राइवेट और पब्लिक के नहीं बताए। फ्यू कैंडिडेट वर ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट कोरम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज द सेम एज फॉर एनुअल जनरल मीटिंग। बहुत सारे बच्चों ने, जिनको नहीं याद आ रहा था कुछ, उन्होंने कहा ईओजीएम का भी वही कोरम होता है जो एजीएम का कोरम होता है, ये कहा और चले गए। तो आईकैप को ये थोड़ा सा बुरा लगा। इसकी मार्क्स डिवीजन आईकैप ने क्या बताई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की टर्म एक्सप्लेन करने का 1 नंबर, अथॉरिटी पर्सन कौन कौन कॉल करेगा उसके 3 नंबर, और कोरम बताने के 3 नंबर। हाँ अब देखें ना, उन्होंने इसको फिर, इसका मतलब है 3 नंबर कोरम और 4 नंबर ईओजीएम की डिस्कशन। तो मार्किंग स्कीम से ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वो क्या चाह रहे थे। अच्छा जी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। छोटा सा सवाल, एजीएम कामयाब लिमिटेड की 12 सितंबर 2017 को सुबह 10 बजे होनी है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बीइंग कंपनी सेक्रेटरी आपने इन सिचुएशन पे कमेंट करना है। शफीक लॉज अ प्रॉक्सी फॉर्म ऑन 10 सितंबर 2017 एट 5 PM। मीटिंग कब होनी है? 12 सितंबर को। कितने बजे होनी है? सुबह 10। 48 घंटे पीछे 10 तारीख को सुबह 10 बजे डेडलाइन थी। गंदी बात, पूरा नहीं हुआ, यानी उसने लेट जमा कराया। अच्छा, अनवर अपॉइंटेड अमजद एज इज प्रॉक्सी बाय डिपॉजिटिंग द प्रॉक्सी फॉर्म ऑन 8 सितंबर। अरे वाह, ये तो बहुत पहले जमा करा दिया। ऑन नेक्स्ट डे अनवर कम टू नो दैट अमजद हैज़ गॉन अब्रॉड। उसे पता लगा कि जिसको मैंने प्रॉक्सी बनाया था वो तो खुद मुल्क से चला गया। तो ही डिपॉजिटेड अ प्रॉक्सी फॉर्म इन फेवर ऑफ वकास। उड़ा दिया उसने। ठीक है, अब ये खुद चला जाए तो ठीक है, प्रॉक्सी दोनों फारिग हो गए। तो आप कहेंगे ये गलत हो गया है, एक प्रॉक्सी पे दूसरा प्रॉक्सी डिपॉजिट कराने पे दोनों फारिग हो जाते हैं। साजिद अपॉइंटेड जावेद एज इज प्रॉक्सी। जावेद नेम्स इज नॉट इन मेंबर्स रजिस्टर। ओए होए, जावेद तो मेंबर ही नहीं है। अगर आर्टिकल्स ने इस कंपनी में इजाज़त दी हुई है तो नॉन मेंबर हो सकता है, नहीं दी हुई तो नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं इस चैप्टर में लॉजिक ज़्यादा है, उनका पूछने का तरीका भी लॉजिकल ज़रा ज़्यादा है। वन ऑफ द मेंबर Asan Limited has inquired about who may attend the AGM on its behalf and what would be the rights of such attendee। एक कंपनी हमारी मेंबर है, उसने पूछा मैं कैसे आऊँ आपकी मीटिंग में। तो हम कहेंगे कि जी आप एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ करें, वो आएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव के पास वही सारी पावर होगी जो एक मेंबर के पास होती है। डन।
रिप्रेजेंटेटिव जब आ जाता है तो फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव तो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, ये कानून में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा वाला भी कानून में एक्सप्रेसली नहीं लिखा, लेकिन अगर हम घुमा के पढ़ें तो हम कहते हैं उस बंदे के पास हर वो पावर है जो कंपनी के पास बहैसियत मेंबर थी। और फिर एक और सेक्शन ये कहता है कि हर मेंबर के पास पावर है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। तो घुमा के समझ ही आता है कि रिप्रेजेंटेटिव किसी भी किस्म का वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। बट फेडरल गवर्नमेंट वाले प्रॉक्सी में एक्सप्रेसली सेक्शन ने कहा है कि वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। उधर एक्सप्रेसली नहीं कहा, लेकिन हम मतलब निकाल सकते हैं। फरहान लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, उसने रिक्वेस्ट रिसीव की अपने शेयर होल्डर से जिसके पास 9% शेयर्स हैं कि वो रजिस्टर इंस्पेक्ट करना चाहता है मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग का। बताएं उसके पास क्या पावर है मेंबर के पास? क्या मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? हर कंपनी हर दिन कम से कम 2 घंटे के लिए अवेलेबल करेगी। जो इंस्पेक्ट करना चाहे मेंबर वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकता है। जो उसकी कॉपी ले जाना चाहे, एक्सट्रैक्ट निकालना चाहे, उसको बताना होगा कंपनी को। कंपनी 7 दिन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके उसको वो वाले फॉर्मेट, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसे दे देगी। तो ये सारी बात हमने यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा सवाल था जिसमें लॉजिकल मज़े की डिस्कशन थी। ऑटम 17 क्वेश्चन 10, इसके भी तकरीबन उतने ही लंबे एग्जामिनर कमेंट हैं, लेकिन वो नहीं पढ़े। उन्होंने कहा 34% बच्चे पास हुए इस सवाल में। सब पार्ट 1 was satisfactory attended by candidate, many of the student correctly mention कि प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो इनवैलिड हो जाएगा 48 घंटे। अच्छा ठीक है। सब पार्ट 2 ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री था और बच्चे बताने में कामयाब हो गए। थर्ड में एवरेज परफॉर्मेंस थी। Candidate correctly comprehended that proxy of Sajid is invalid as Javed is not a member. However, the point that articles अगर permit कर दें तो ये वाली बात बच्चों ने नहीं बताई हुई थी। सब पार्ट 4 poorly attempted पार्ट था इस सवाल का। Candidate failed to note that proxy could have been appointed only by passing resolution of director and Asan Limited may authorize any of its official or any other person. Most of the candidate mentioned that only another member can appoint as proxy. तो वो ये भूल गए कि ये कंपनी है और कंपनी किसी को भी भेज सकती है, कंपनी के लिए मेंबर को भेजना शर्त नहीं है। सी में उन्होंने कहा परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री थी, करेक्टली उन्होंने बता दिया। कुछ लोगों ने मिस कर दिया कि इंस्पेक्शन जो है उसके ऊपर कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। हर दिन 2 घंटे के लिए अवेलेबल होगा और कंपनी उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। अब वो जुमला नहीं लिखा गया, उन्हें बुरा लगा। डिस्कस द राइट, नहीं वही तो हमने कहा है कि राइट ही तो बता रहे थे कि हाँ भाई उसका हक है कि वो आके देखना चाहे, कॉपी लेना चाहे वगैरह वगैरह। वो सी ही है, ये सी की एंड पे लाइन है, सी को बता रही है ऐसे करके, एम एंटर डला हुआ है। ले जी, यूनिक लिमिटेड इज ड्यू टू होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम ऑन 20 अप्रैल 2018। 20 अप्रैल 2018 को उन्होंने फर्स्ट एजीएम करनी है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज द डायरेक्टर्स विद रिगार्ड टू द टाइप ऑफ बिजनेस विच वुड बी डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस एंड ऑल्सो डिस्कस एडिशनल फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिस कंटेनिंग स्पेशल बिजनेस। यूनिक लिमिटेड कंपनी की मशहूरी के लिए बीच में आया था। सवाल ये है कि ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस में क्या फ़र्क होता है और स्पेशल बिजनेस की वैरायटियाँ क्या हैं, लेकिन चूंकि किरदार आ गया तो ये टाइप 2 बन गया। तो अब हम यहाँ पे हम कहेंगे कि जी यूनिक लिमिटेड को ये फॉलोइंग चीज़ें कंसिडर करनी होंगी कि स्पेशल बिजनेस वो बिज़नेस होता है जो ऑर्डिनरी नहीं होता, और ऑर्डिनरी ये 4 होते हैं। और अगर कोई स्पेशल बिजनेस हो तो नीचे अपना सारा माय बेस्ट फ्रेंड और ऊपर एक थोड़ी सी इज्जत यूनिक लिमिटेड को, क्योंकि वो सवाल में आया था तो उसको हाथ मिला के जाना ज़रूरी है। जी डेट भी फजूल में, मतलब मैं ही मतलब वैरायटी पूछना रटा था। यस, बंदा एकदम से डर जाता है। कंपनी लोग के अक्सर सिनेरियो देख के डर जाते हैं। गौर से पढ़ें तो वो ज़्यादातर सिनेरियो नहीं होते। बी लॉ में सिनेरियो ज़्यादा होते थे, सी लॉ में उतने सिनेरियो नहीं है। सी लॉ में सिचुएशन बता के आपको थोड़ा सा घुमाते हैं और फिर आपसे पूछते ज़्यादातर रट्टा है। आई के भी कहता है कि सिर्फ 21% बच्चे पास हुए हैं इस सवाल में। क्या था इस सवाल में? खौफ।
This was a straightforward question requiring the candidate to mention the type of business that can be carried out this. If further required, the candidate to discuss additional formalities जो कि वो हो सकती हैं. Performance जो है वो सही नहीं थी. Generally the students were able to identify type of business which are termed. However, most of them could not state the additional formalities. और नंबर्स का ब्रेकअप ये है कि टाइप ऑफ बिजनेस जो होंगे 2.5 नंबर और एडिशनल फॉर्मेलिटी 3.5 नंबर. हालांकि हमारे जहन में होता है कि उसमें 4 लाइनें हैं, उसको नंबर ज़्यादा दिए हुए होंगे. नीचे थोड़ी सी बात है कि वो एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ भी याद है, बीच में 5 नंबर के लिए भी उन्होंने पूछा था. तो ICAP की नज़र में 2.5 नंबर उन्होंने ऊपर. तो कभी भी किसी भी पोर्शन को हकीर नहीं जानना. अगर 2 बातें उन्होंने पूछी हैं तो ये खुद से नहीं सोचना ये 2 नंबर की होगी, वो 4 नंबर की होगी, इसे कम लिख देता हूँ उससे ज़्यादा. वो किसी भी वक्त किसी भी सोच रहे हैं कि उसे ज़्यादा नंबर देने हैं. डन. Fancy Work Limited, process of finalizing the prerequisite of holding first AGM. 31 अक्टूबर 2019 को पहली AGM होनी है. एडवाइस करें कंपनी को मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉक्सीज विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नोटिस. नोटिस में प्रॉक्सी के बारे में क्या जिक्र होना चाहिए? हर कंपनी के नोटिस में लिखा होना चाहिए कि आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करने की पावर है और फिर प्रॉक्सी फॉर्म भी नोटिस के साथ अटैच होना चाहिए. खूबसूरत बात यह है कि आप लिस्टेड कंपनी वालों को ये बता सकते हैं कि अगर आप प्रॉक्सी के बजाय टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहें तो 10% लोग किसी शहर में इकट्ठे होकर वो भी कर सकते हैं. अब ये एक इजाफी पॉइंट है, मेरा दिल कर रहा था 2 नंबर का सवाल है, लिख दिया जाए. अरबाज लिमिटेड एक मेंबर है FWL का. बताएं अरबाज लिमिटेड यानी कि वो कंपनी, बड़े तेज़ है, नाम इंसानी सा रख दिया ताकि आप समझें कि वो इंसान का जिक्र. तो अरबाज लिमिटेड नामी कंपनी कैसे अपने आप को AGM में रिप्रेजेंट करेगी? किसी को भी ऑथराइज कर दें, अपने मेंबर को, एम्प्लॉय को या एनी अदर पर्सन, और वो आके अटेंड कर सकता है. आसान सवाल था, उम्मीद है इस पर ज़्यादा ICAP बुरा नहीं माना होगा. Examinees failed to discuss the basic right of proxy. अल्लाह माफ़ी दे, इन्होंने कब पूछा था हमसे? मैं पूछा था कि बताएं प्रॉक्सीज के बारे में नोटिस में क्या लिखना होता है. और एग्जामिनर कमेंट में वो कह रहे हैं एग्जामिनीज फेल टू डिस्कस द बेसिक राइट ऑफ प्रॉक्सी यानी कि अटेंड, स्पीक एंड वोट एट द मीटिंग. सवाल ने प्रॉक्सी के राइट नहीं, उन्होंने कहा था नोटिस में क्या लिखा जाएगा. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जुमला इस तरह से लिखा होगा कि मीटिंग के नोटिस में ये लिखा होगा कि अगर एक मेंबर नहीं आ सकता तो वो अपनी जगह प्रॉक्सी को भेज दे जो उसके बिहाफ पे बोल सकता है, वोट कर सकता है. ऐसे अगर तो पूरा जुमला ऐसे था तो फिर वो पूरे जुमले का पूरा वाला रट्टा चाह रहे होंगे. अब देखिए ना, सवाल में कहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रॉक्सी के राइट पूछे. नोटिस की बात तो वो खुद ही से सोच रहे हैं कि नोटिस के साथ जब आप जिक्र करेंगे तो बताएं कि नोटिस ये कहे कि प्रॉक्सी को क्या राइट्स हैं. अब ये ओवर एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से बर्बरियत. जी 2 नंबर और वो ज़्यादा सोच रहे हैं. Instead of mentioning the matter relating to proxies which must be included in notice, few examinees explain the matter to be included in the proxy form. अपनी मर्जी है. उन्होंने कहा बच्चों ने ये ध्यान देने के बजाय कि नोटिस में क्या होना है, प्रॉक्सी फॉर्म के अंदर क्या लिखा होता है बताना शुरू कर दिया. तो भाई आप भी तो ऐसे ही करते हो ना, पूछ प्रॉक्सी का नोटिस रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम राइट्स बताएं. जो राइट्स ना बताए उसको आप कह रहे हो कि गलत लोग हैं, और जो डर जाए और ज़्यादा ना लिखे उसको कह रहे हो तुमने कम क्यों लिखा. और जिसने गहराई में उतरना शुरू कर दिया उसे कहा ज़्यादा क्यों लिखा. तो 2 ऐसी चीज़ें उन्होंने इसमें लिखी हैं कि एक खुद ही से बुरी लग गई और एक खुद ही से अच्छी लग गई. तो हमने एहतियात करनी है भाई, इसीलिए रजिस्टर का रट्टा, प्योर पक्का सुथरा वाला रट्टा. अब देखिए ना, यहाँ पे टीचर बेचारा बेबस हो जाता है. मैं आपको लॉजिक बताऊँ और आप लॉजिक लिखाएं, 1 नंबर बिला वजह कट जाएगा. यहाँ मेरी उस बताई हुई लॉजिक से ऊपर एक चीज़ है, वो रट्टा जिसने आपको इजाफी नंबर देना है. इसलिए हम रजिस्टर. जी नहीं, एग्जामिनर कमेंट वाले तो उस वक्त को करते हैं ना जब वो चेकिंग करके फारिग हुए होते हैं और साथ साथ अपने कमेंट नोट करते गए होते हैं कि हर सवाल में उनको क्या मसला आया है. फिर आप देखें कि उनका सॉफ्टवेयर ऐसा भी है कि वो ये बताते हैं कि इतने % ऑफ द बच्चों ने ये वाला सवाल अटेम्प्ट नहीं किया या इसमें इतने % बच्चे पास हुए.
इसका मतलब है सवाल बाय सवाल उनके पास पूरे स्टैट्स आते हैं, उसके बाद वो अपना एक ओपिनियन बिल्ड करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद हमें वो एग्जामिनर कमेंट भेजते हैं और वो ICAP की वेबसाइट पे पड़े रहते हैं, हम देखते ही नहीं। हम देखते हैं वो सोल्यूशन जो ICAP ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और हम टीचर से कहते हैं सर आपने सवाल गलत कराया, देखिए सोल्यूशन में ऐसे लिखा हुआ है। अक्सर टीचर्स जो है वो अपने आप को ईजी रखने के लिए बच्चों को पहले दिन कहते हैं कि ICAP के सोल्यूशन उठा के साइड पे फेंकें, जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ वो मानना है। वो सही कहते हैं बेचारे, क्योंकि वो सोल्यूशन ICAP ने नहीं दिए, वो तो उन्होंने आउटसोर्स किए, बाहर से किसी से मंगवा लिए, और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए एग्जामिनर कमेंट वो नहीं। तो ये बेसिकली ये जो ये वाला ये दोबारा करके दिखाते हैं, ये वाली किताब जो है ना, ये असल में ये मेरी उस जद्दोजहद का हिस्सा है जिसमें लोगों की ज़िंदगी आसान करनी है कि कम से कम असल चीज़ तक वो पहुँचें, विच इज़ एग्जामिनर कमेंट मार्किंग स्कीम। टीचर्स की मजबूरी है, मैं भी अपनी किताब में एग्जामिनर कमेंट मार्किंग स्कीम डालूंगा, बिला वजह मोटी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी और लोग नहीं लेंगे क्योंकि उनके काम की चीज़ ही नहीं है, उनको लगता है उनके काम की चीज़ नहीं है। तो फिर इसलिए उसको एक सस्ती किताब बना के ख़ासतौर पे ये किया कि वो इतने कम पैसों की हो कि लोग कहें यार फजूल बातें लिखी हैं, कोई नहीं खरीद लेते हैं। खुदा ना खास्ता किसी सवाल का एग्जामिनर कमेंट पढ़ने से शायद कोई फ़ायदा हो जाए किसी को। आइडियली ICAP के इवन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में भी आप देखें कि एग्जामिनर को क्या गुस्सा चढ़ा है, कहाँ गलती, कौन सी गलती उसे बुरी लगी है, रादर देन कि आप हर दफ़ा वो गलती रिपीट करें, आपको एग्जामिनर का मिजाज समझ आए। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट जो एग्जामिनर की सोच बता रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो आप आगे जो भी सब्जेक्ट उठाएं उसके आपने ये वाली किताबें जो है, हो सकता है आपको कॉलेज के साथ ही मिल जाए, हो सकता है। MFA की अभी हमने बनाई हुई नहीं है, लेकिन इस दफ़ा बनानी है इंशाल्लाह जी। पता नहीं ऐसा मैंने ये बहुत सारे वेरिएबल्स ना, क्योंकि 3 दिन पहले जो टाइम टेबल आया था उसमें टैक्स था भाई जवाद साहब, अभी 3 दिन बाद अचानक से टैक्स उड़ गया। अच्छा, उस टैक्स के चक्कर में मेरे सब्जेक्ट ऊपर नीचे ऐसे किए थे कि हमारा क्लैश आपस में ना पड़े। वो अब हमने क्लैश नहीं डाला, वो टैक्स हटा तो टाइम टेबल ज़्यादा बेहतर बन सकता था। वो उस टैक्स को सपोर्ट करने के लिए उसका हमने आगे पीछे किया, क्योंकि कंपनी लॉ FR2 से दूर हो गया बहुत ज़्यादा। अगली दफ़ा का हॉट फेवरेट कम्बिनेशन है कंपनी लॉ और FR2। जो जिन्होंने पहले 3 पेपर दिए हैं ना, उन्होंने जब ग्रुप B में एंटर होना है उन्होंने 2 पेपर उठाने हैं, कंपनी लॉ FR2। तो कंपनी लॉ FR2 हमने करीब करना था, लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट ग्रुप A B आपस में क्लैशेस ना हो, तो कंपनी लॉ बेचारा चला गया दोपहर 2 बजे, और FR2 बचपन में ही ख़त्म हो जाता है। सुबह सुबह निहार मुँह जवाद साहब बच्चों की आंख खुलने से पहले, अभी वो सो ही रहे होते हैं, उनके सोते मुंह अंधेरे वो करा देते हैं। हाँ, तो वो वही चक्कर है कि वो इतना, और आगे है सर्दियों वाला सीज़न। सर्दियों पे तो सुबह बच्चों को मौत पड़ रही होती है 8 बजे, वो तो समझते हैं अंधेरे के टाइम पे क्लास हो गई। तो वो इतना बड़ा गैप आ गया। मेरा था कि FR2 और C लॉ करीब हो जाए। असल में इन्होंने अनाउंस, मतलब ये मुझे भी इंटरनेट से टाइम टेबल देख के पता लगा कि जवाद साहब की टैक्स की क्लास नहीं है, तो वो इस तरह से करते हैं। अभी फिर से दोबारा पंगा लेने का मतलब है कि फिर कोई अजीबो गरीब सी एडजस्टमेंट हो। पहले ये कर रहे थे मेरी 3 दिन MFA BM वाला पोर्शन और 3 दिन कंपनी लॉ। उनका सर छोटा पेपर है, वो तो 3 दिन में भी हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब इतना भी याशी नहीं लगी हुई, मतलब नहीं। फिर जब ये 3 दिन था ना और कोई नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने कहा था फिर 1.5 घंटे की क्लास रखें, MFA की और उसकी कंपनी लॉ की। अब घंटे की क्लास है 4 दिन थर्सडे तक, क्योंकि वो बच्चे जो ऑलरेडी उनसे पढ़ के आ रहे होंगे, उन बच्चों पे एक ख़ास लेवल से ज़्यादा जुल्म जो है ना वो नहीं हो सकता। उनकी 8 दिन। ले जी, ये बात क्लियर है। तो अभी तक तो MFA का यही है, लेकिन आप कॉलेज से आके ना इनसे कहें हमें लिख के दे दें, साइन करें, टप्पा कर दें, क्योंकि हमने, हाँ, अगर टीचर आपका बीच में गायब हो गया ना, तो फिर जो है ना, लास्ट टाइम भी अच्छी खासी एनरोलमेंट होने के बाद रिवर्स हो गया था। वो लास्ट टाइम टैक्स उठाना ज़रूरी था, टैक्स में काफ़ी वॉल्यूम आ रहा था, और ज़ाहिर है हम अपने गैप को ख़राब भी नहीं करना चाह रहे थे। इस दफ़ा इतना वॉल्यूम नहीं है टैक्स में, तो इस दफ़ा, और फिर टैक्स में चेंजेस भी बहुत हुई हैं। फिर उन्होंने इंट्रो भी उठाना है। अब वो बेचारे क्या क्या उठाएं, इंट्रो PRC की, हाँ सजवाद। अब वो यही हो गया था, वरना इस तरह से था कि 3.5 सब्जेक्ट मेरे पास थे, 4.5 उनके पास थे, तो हम दोनों मिलके जो है ना वो पूरा कैफ करा रहे थे। तो अब कम से कम टैक्स साइड पे होने से 3.5 उनके, 3.5 मेरे, और टैक्स जो है वो खालिद साहब, वो आउटसोर्स। चलें जी,
AGM Alpha Limited, a listed company, scheduled to be held on March 2020 to transact several ordinary and special business such as election of director including independent directors. ठीक है, अच्छा लगा. Under the provision of Companies Act 2017, list the information which must be included in AL notice of AGM to be published in newspaper. Your answer should cover all aspects which must either be included in or be annexed to notice of AGM. 10 नंबर. नोटिस में क्या क्या कुछ होगा. ऐसा नहीं लग रहा कि 10 नंबर बहुत ज़्यादा हैं. अब इसका मतलब है कि आप पहले स्पेशल बिजनेस वाली सारी बातें कर दी, सब कुछ भी कवर कर दिया, उसके साथ वो अटैच कर दें, डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, फलाना. अच्छा, उन्होंने कहा फिर नोटिस के साथ क्या क्या लगा होगा, प्रॉक्सी फॉर्म बता दें, मटेरियल स्टेटमेंट बता दें, स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट बता दें, वो सब भी बता दिया. अभी भी नहीं समझ आ रहा. फिर देखें कि क्या क्या हो रहा है. ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस है तो कहेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस की डिटेल भी आनी चाहिए, ये भी बता दिया. स्पेशल बिजनेस कौन सा है? डायरेक्टर का इलेक्शन इंक्लूडिंग, सॉरी, ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेसेस हैं जिनमें से एक इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर भी है इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो फिर डायरेक्टर के इलेक्शन के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसके बारे में नोटिस में क्या क्या बताना होता है. फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद है तो इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं. तो यानी कि अब असल में 10 नंबर के लिए जब उन्होंने कहा है ना, मतलब सवाल कितना डिफाइंड है. क्या है? लिस्ट द इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन एल नोटिस ऑफ एजीएम टू बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर. अब ये भी नहीं कि आप ये बता देंगे नोटिस 21 दिन पहले आएगा, अखबार होगा, स्कोप ही आपका छोटा कर दिया. उन्होंने कहा बस बताओ नोटिस में क्या लिखना है, और जो नोटिस में अंदर है वो या नोटिस के साथ जो लगा हुआ है आप कुछ भी बता सकते हैं. अब जब नोटिस है तो कह देंगे प्रॉक्सी का जिक्र भी होगा, कह देंगे लिस्टेड कंपनी 10% लोग जो है वो उठ के वो टेली वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं. तो जो जो जहाँ जहाँ नोटिस के अंदर चीज़ किसी भी जगह पड़ी है सब इसमें आती है. टू मी दिस वॉज वन ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. मतलब मुझे आपके पूरे सिलेबस में जो 2-3 बहुत मुश्किल सवाल लगते हैं जिसमें आई कैप ओवर हो गया, मतलब छोटे बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया, उनमें से एक ये सवाल है. ये सवाल फाइनल के मैंने बच्चों को दिया, उनमें से कोई पास नहीं हुआ ओपन बुक के साथ. तो ये टू मच एक्सपेक्ट किया आई कैप ने, इस लेवल पे टू मच एक्सपेक्ट किया है कि बच्चा 4 चैप्टर्स में से बीच बीच में से जहाँ जहाँ नोटिस मिल रहा है वो ला के देगा. उस एक चैप्टर में नोटिस में कितना ज़्यादा जगह पे बिखरा हुआ है. तो ये 10 नंबर के बाद उन्होंने फिर 10 नंबर का हक अदा करवाया आपसे. देखें एग्जामिनर कमेंट क्या है उसके दुख. क्वेश्चन 9 स्प्रिंग 20. हाँ, बच्चों को कितनी तकलीफ हुई. सोल्यूशन देखें. इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन में फॉर नॉर्मल बिजनेस की अलग बातें लिखी हैं, फॉर स्पेशल बिजनेस की अलग बातें लिखी हैं, इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर की अलग लिखी है, इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग से लिखी है. मतलब सोल्यूशन में सारी बातें. एग्जामिनर कमेंट्स. सम ऑफ द एग्जामिनीज प्रोड्यूस द लिस्ट ऑफ नॉर्मल एंड स्पेशल बिजनेस यूजुअली ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग. बच्चों को कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस की लिस्ट दे दी. Many examinees deliberated on complete procedure of election of director and appointment of independent director which was not required. बच्चे इलेक्शन का प्रोसेस बताना शुरू हो गए. असल में 10 नंबर देखती बंदा घबरा जाता है कि क्या करे. अच्छा, सवाल ओपन हो तो आप खेल सकते हैं, सवाल ने महदूद किया हुआ आपको. लिस्ट द इन्फॉर्मेशन जो नोटिस में होनी चाहिए. फिर आगे दोबारा जोर दे के क्या है, नोटिस के अंदर या साथ लगी होनी चाहिए. खबरदार बाहर नहीं निकलना इससे. Few examinees unnecessarily wrote about the procedure for fixing the number of directors before election. वही आखिरी 15 मिनट वाले बच्चे जो बस बहते जा रहे हैं. Examinees fail to appreciate members' right to appoint proxy and right of such proxy holder. ये बताना भूल गए बच्चे कि प्रॉक्सी वाली बात भी लिखी होती है, और यहाँ फिर उन्होंने कहा राइट्स ऑफ प्रॉक्सी. यानी वो चाहते हैं जब आप लिखें कि प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट बताना है और ये भी बताना है कि आप वोट छोड़ भी कर सकते हैं. Majority of the examiners did not mention that statement is required to be annexed to the notice. बहुत सारे बच्चों ने मटेरियल फैक्ट और वो नहीं बताया कि कहाँ कहाँ से इंस्पेक्ट हो सकता है. Some examiners discuss the provision relating to publication of notice in newspaper which has no relevance to the requirement of question.
10 नंबर का ब्रेकअप ये है कि नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड जो बातें बतानी थी 4 नंबर, स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड जो बातें बतानी थी 4 नंबर, और डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के इलेक्शन से रिलेटेड जो बात बतानी थी 2 नंबर। तो ये वन ऑफ द ओवर एक्सपेक्टेड सवाल था, मैं ऐसे वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सवाल मानता हूँ आपके इस लेवल के पेपर पे, कि दिमाग बहुत ज़्यादा गोल चलाना है। चलें जी आगे। तो ये एक तगड़ा सवाल था। 26 सितंबर 2020 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डक फर्टिलाइजर लिमिटेड एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, रिसेंट बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया शॉर्ट टर्म लोन किटन लिमिटेड को देंगे एसोसिएटेड कंपनी है ताकि वर्किंग कैपिटल, इसका एक और पार्ट हमने कहीं और पढ़ा हुआ है। डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल टू डीएफएल फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो शेयर होल्डर्स को बुलाना चाहती है, एजीएम आने में टाइम है। 26 सितंबर को आपने फैसला किया 2020 में, और एजीएम आनी है आपकी 2021 के मार्च में। अब बताएं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक यूजीएम के ऑप्शन है, एक रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के ऑप्शन है। 3 नंबर के लिए आप दोनों ऑप्शंस बता देंगे और उसको डिस्कस कर देंगे तो 3 नंबर का पेट भर जाएगा। एग्जामिनर अपने कमेंट्स में ये कहता है कि very few candidates mentioned that DFL being a public unlisted company has option to get the shareholders approval by passing resolution by circulation। उनका resolution by circulation वाली बात अक्सर बच्चों ने नहीं लिखी थी। अब जान के दुख होगा कि मार्किंग स्कीम ये कहती है कि EOGM वाली ऑप्शन डिस्कस करने का 1 नंबर और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन डिस्कस करने के 2 नंबर। ये उनकी मर्जी है, वो इस 3 का क्या ब्रेकअप करें। तो पता लगे आप कहें जी वो उसके ज़्यादा नंबर होंगे, उसको ज़्यादा लिख देते हैं, उसके कम। हमने नहीं डिसाइड करना, हमने हमेशा ऑल इन चलना है। अब आपको मेरा वो जुमला अच्छी तरह से समझ आएगा कि कम और ज़्यादा में जब भी डाउट हो ज़्यादा लिखना है। इधर तो डाउट भी नहीं है फिर भी ज़्यादा लिख रहे हैं। तो हमेशा अच्छे रट्टे के साथ आना है। हाँ, एक तरफ वो कह रहे हैं कि बच्चों को शऊर आना चाहिए, तो है ना, सवाल समझने के लिए शऊर ही तो चाहिए। हाँ, तो वो दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ रट्टा और एक तरफ शऊर। तो शऊर में दे सकता था, जो मैंने शऊर देने की कोशिश की, हम आपसे टेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपका वो रट्टा जो आपने घर बैठ के लगाना है उसको मैं नहीं तेज़ कर सकता था। उसका एक तरीका था रजिस्टर, और उसके ऊपर हमने फिर इंसेंटिव रखा कि कम अज़ कम इसी बहाने आप रजिस्टर लिख लें और आपकी याददाश्त बेहतर हो जाए। हाँ, और रजिस्टर रखवा के चले जाएं। इन जनरल मीटिंग RCL वाइज डिस्कसिंग वन ऑफ द एजेंडा आइटम, 2 ऑफ द मेंबर्स यास्मीन एंड यामीन वांट टू डिमांड पोल। यास्मीन और यामीन कहते हैं कि हमें पोल डिमांड करना है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक चेयरमैन को एडवाइस करें कि क्या वो लोग पोल डिमांड कर सकते हैं और बताएं कि फिर पोल किस तरह से होगा। 3 नंबर का सवाल। यास्मीन और यामीन को मिला के कितना होना चाहिए? 10% वोटिंग पावर हो तो वो डिमांड कर सकते हैं। चेयरमैन को आपने समझाना है और आपने चेयरमैन को कहना है कि ओ भाई तू खुद भी पावर रखता है, तुम भी पोल डिमांड कर सकते हो और इनके कहने पे भी पोल डिमांड कर सकते हो। प्रोसेस ही होगा कि भाई पोल होगा तो तुमने 14 दिनों के अंदर तो उसे कंडक्ट करना होगा। एक बैलेट में चीज़ें डाली जाएंगी, फिर बाद में तुमने और उनकी मौजूदगी नुमाइंदगी में उसको चेक किया जाएगा। तो 3 नंबर के लिए काफ़ी कुछ है हमारे पास लिखने को, और शर्माना तो हमने है ही नहीं। हाँ, और फिर ठीक है, ये बात उन्होंने कहा कि पोल के अंदर फैसला जो है वो वोटिंग पावर से होगा। ऑल दो सवाल ने नहीं मांगा, लेकिन वो अक्सर बगैर मांगे भी बड़ा कुछ सोच रहे होते हैं। एग्जामिनर कमेंट क्या कहते हैं? सम ऑफ द एग्जामिनीज वर नॉट एबल टू करेक्टली डिटरमाइन द प्रोसीजर फॉर टेकिंग पोल इन जनरल मीटिंग। उन्होंने कहा पोल का प्रोसेस नहीं बताया कि वो होगा, इकट्ठे होंगे, फिर वोट काउंटिंग होगी। मार्किंग स्कीम यामीन और यास्मीन एलिजिबल हैं, इसका 1 नंबर था, और पोल का प्रोसेस डिस्कस करने के 2 नंबर थे। ऐसा ही इसमें तो ऐसे ही लग रहा था कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डॉल्फिन लिमिटेड पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड सब्सिडरी सार्डाइंस गारंटी लिमिटेड। सार्डाइन ये कोई ख़ास नाम, जैसे डॉल्फिन है तो फिर ये भी कोई समंदर की कोई मछली हो शायद, जिसका मैं नाम गलत, खैर इग्नोर करते हैं। आईकेप के अक्सर पेपरों का थीम होता है, कभी मछलियों के नाम पे सारे सवाल, कभी क्रिकेटर्स के नाम पे, कभी हफ्तों के दिनों के हिसाब से, कभी मुल्कों के नाम पे, फलों के नाम पे, एक कॉफ़ी, टॉफ़ी, चॉकलेट। हाँ, तो वो मतलब वो एक थीम पकड़ के और फिर पूरे पेपर में ना वो लग रहा होता है कि एग्जामिनर जो है ना मतलब एंजॉय कर रहा है। अच्छा जी,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एक कंपनी की और उसकी सब्सिडरी की हैज़ बीन स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन सेम डेट। 13 सितंबर 2021 को 9 बजे और 2 बजे इस्लामाबाद में इन्होंने मीटिंग रखी है। एक मेन कंपनी और एक उसकी सब्सिडरी, दोनों की मीटिंग सेम डे है, सिर्फ वक्त का फ़र्क है, एक सुबह 9 बजे और एक दोपहर 2 बजे। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आइडेंटिफाई द कोरम रिक्वायरमेंट फॉर बोथ द कंपनीज इन अबव सिचुएशन। मतलब इररेलेवेंट विद द सिनेरियो, आपने सिर्फ चूंकि एक गारंटी कंपनी है और एक लिस्टेड कंपनी, यानी एक लिस्टेड और एक अदर कंपनी है, तो उन्होंने आपसे कोरम रिक्वायरमेंट पूछा है। तो आइडियली आपने एक कंपनी की हेडिंग देनी है, उसका कोरम बता देना है, दूसरे की हेडिंग देनी है, उसका कोरम बता देना है। हाँ, अब तीन नंबर, अब वो जब कोरम बताना है तो फिर ये भी बता दें कि कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा और वो सारा। लेकिन अब यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि एसएमसी होगी तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है सवाल में। अदर में आएगी ना, एक लिस्टेड है, एक लिस्टेड है, एक अदर है। नॉट हैविंग, अब ये गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल है या नहीं है ये हमें नहीं पता, तो फिर हम कह देंगे कि अगर ये गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हुई तो आपके आर्टिकल्स शैल डिसाइड कि इसका कोरम क्या होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात भाई ने आइडेंटिफाई की कि गारंटी लिमिटेड लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये हैविंग शेयर कैपिटल है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो आप अदर में डालने के बाद ये वाली बात भी कर सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर कमेंट में भी ये बात हाईलाइट हुई भी हो। एग्जामिनर कमेंट क्वेश्चन 7 ऑटम 21, examinees were not able to identify that there are different quorum requirement for listed and unlisted companies. Examinee did not mention that DL and SGL may through their respective articles require a larger number of as quorum greater than the quorum. याद है unless a larger number is fixed by articles, quorum कम से कम इतना होना चाहिए। तो उनको बुरा लगा कि आपने वो वाली लाइन नहीं लिखी। Examinees did not cover the quorum requirement of EGM if called by commission. सवाल ने कहा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने कोरम पे 6 नंबर लिखे हैं तो ये भी बताओ कि अगर ये मीटिंग नहीं होगी और ये मीटिंग SECP कराएगा तो SECP की मीटिंग में एक बंदा भी कोरम है। आप ये देखेंगे जब सोचने पे आते हैं तो वो यहाँ तक सोच रहे होते हैं, हम नहीं पकड़ सकते एग्जामिनर की सोच को, वो किस वक्त किस मूड में बैठा हुआ है और कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। हम एक अच्छी तैयारी से हर सवाल अच्छा कर सकते हैं और जिसकी बहुत अच्छी तैयारी और टाइम है उसे पूरा लिख के अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। देन स्प्रिंग 22 द अटेम्प्ट जिसमें 22% बच्चे पास हुए थे। एग्जामिनर कमेंट हमारे पास इसके मौजूद नहीं है। वॉयलेट लिमिटेड अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन 1 अगस्त 2021। VL management submitted duly verified declaration along with necessary documents to registrar related to commencement of business which were accepted and registered by registrar on 1 अक्टूबर 2021। 1 अगस्त को ये रजिस्टर होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं, उसके बाद ये डेक्लेरेशन और बाकी सारे वो कागज़ जो कमेंसमेंट के लिए चाहिए होते हैं वो जमा करा देते हैं 1 अक्टूबर को, और रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर भी कर लेता है। इसका मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त है और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 अक्टूबर है। तो जब ये दोनों चीज़ें देते हैं ना तो बड़ा दिल करता है कि उस टाइमलाइन को हम फ़ौरन से देख लें। मतलब ये दोनों चीज़ें देने का एक प्राइम मकसद हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसमें 6 महीने ऐड करें, इसमें 9 महीने ऐड करें। अगस्त 1 अगस्त से चल रहे हैं ना, हाथों पे गिन लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई, अप्रैल पूरा गुजर गया। 1 से शुरू है ना, आपने पहले 1 को होल्ड कर देना है, मंथ 9 ऐड करके और फिर वो 1 ऐड कर देना है। जब मंथ्स कहें तो तारीख सेम रखनी होती है, और जब डेज काउंट करने होते हैं तो फिर 30-31 का हिसाब रखना होता है कि कौन सा लीप, कौन सा नहीं, कौन सा 30 का महीना, कौन सा 31 का महीना। तो एक तरफ हम पहुंचे 1 मई, 1 मई डेडलाइन है, मतलब 1 मई तक। अच्छा, अब 180 दिन हमने काउंट करने हैं अक्टूबर से। पहले एक टोटका ये कि अगर इसके 180, इसको 6 महीने करके देखिए हम पीछे वाले से अगर 1-2 महीने के फासले पे आ जाते हैं,
फिर तो ज़्यादा डेज़ के हिसाब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है डेज़ के हिसाब में पढ़ें तो हम 1 मई के बिल्कुल आसपास की तारीख में पहुँचें। अगर तो 6 महीने काउंट करने से हम ऑलरेडी उससे काफ़ी पीछे हैं, तो इसका मतलब है फिर बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। 6 महीने काउंट करें, अक्टूबर पूरा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का एंड या अप्रैल का स्टार्ट। तो अप्रैल का स्टार्ट और मई महीने का फ़र्क है। तो अब इसका मतलब है कि डेज़ का इतना मसला नहीं है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे होने से वो वाली डेडलाइन आगे या पीछे हो जाए, वो डेडलाइन बहरहाल। तो पहले तो ये टाइम पूरा होना है, ये तो तय हो गया, ये पहले डिसीजन पे हम पहुंच गए कि पहले कौन सा पूरा होगा, ये वाला। सवाल ने अगर हमसे एग्जैक्ट तारीख पूछी हुई तो फिर कैलकुलेशन भी कर देंगे। रफली हमने अंदाज़ा लगा दिया कि ये पहले होगा। ये बात समझ आई? वीएल स्टार्टेड इज बिजनेस ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर। इन्होंने यकम को कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिला, 15 अक्टूबर को अपना ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि वो 15 अक्टूबर से गिनती शुरू कर दें। However, it was revealed in first month of its commercial production that main product is not meeting the specified standard. After engaging expert and making modification in the production process, VL resumed its production activity on 25 नवंबर 2021. VL closes its financial year on 30th September. उन्होंने कहा वो सारा कुछ करने के बाद हमने बंद कर दिया सब कुछ, फिर 25 नवंबर 2021 को दोबारा से शुरू किया। उन्होंने कहा बच्चे शायद समझे कि अब हुई है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक कानूनी डेट है, दिस इज नॉट कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ मतलब वो जाहिर है वो इस तरह से कि अच्छे देर से रुकी रही, सारा कानूनी एतबार से हमारे लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइस वीएल डायरेक्टर विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। क्या बताना है आपने? द पीरियड विद इन विच VL इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्ट्रेची मीटिंग। स्ट्रेची मीटिंग कब करवानी है? अर्लियर ऑफ 9 months एंड 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब चूँकि 3 नंबर है तो अब गिनती कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को काउंट नहीं करना, अगला दिन पहला दिन काउंट होता है। तो 1 अक्टूबर से आगे अगर हम चलते जाएँ तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 अक्टूबर पे 30 दिन पूरे हो गए, 30 नवंबर में मज़ीद 30 दिन पूरे हो गए, 31 दिसंबर पे अभी 90 दिन पूरे हुए हैं, एक दिन हमारे पास इजाफी आ गया। अच्छा जनवरी में भी फिर इजाफी आ जाएगा। अब दो दिन हमारे पास वो हुए हैं, 4 महीने हम, यानी कि इसका मतलब है 2 फरवरी तक हमारे 4 महीने पूरे हुए हैं। फिर 28 वाला आ गया महीना, 1 मिनट कौन सा वो है? हाँ तो 2022 लीप ईयर नहीं था, तो 28 वाला महीना आ गया, वो 2 दिन इजाफी पूरे हो गए। फिर 1 महीना काउंट करें तो 30 मार्च को 180 दिन पूरे होंगे। नहीं तो पेपर में एहतियातन कैलकुलेटर लेके जाइएगा। पिछले पेपर में भी एक आध सवाल ऐसा था जिसमें परसेंटेज निकाल के होल्डिंग सब्सिडी की टोटल काउंट करनी थी। कैलकुलेशन आसान थी, हमने क्लास में रेगुलर ज़बानी कर ली, लेकिन कैलकुलेटर ले जाने में जा कुछ नहीं रहा। एहतियातन साथ कैलकुलेटर ले जाएं। कैलकुलेटर पे तो प्लस कर करके हम वो कर लेते हैं ना। आप एक काम करें, आप काउंट कर लें अक्टूबर के यकम के बाद 30 जमा 30 जमा 31 जमा 31 जमा 28 इज इक्वल टू कर दें तो पता लग जाएगा 5 महीने में इतने दिन हमारे पास इतने दिन रह गए, 150 पूरे। इसका मतलब 30 और दिन रह गए 180 दिन पूरे करने में, तो हम 30 मार्च पे लैंड कर जाएंगे। वरना अगर आप गौर से देखें ना, 1 अक्टूबर से 6 महीने काउंट करते हुए हमारे जहन में 1 अप्रैल आना चाहिए, लेकिन 1 अप्रैल भी नहीं, 31 मार्च भी नहीं, 30 मार्च। तो दिनों की गिनती उतनी सीधी नहीं है इसमें। फिर 30, 31 और लीप ईयर तीनों का ख्याल रखना है। लीप ईयर का सिंपल फार्मूला है, ईयर अगर 4 पे डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। तो 2022 जो है वो नहीं डिवाइड हो रहा। हाँ तो आप लोग सेफ है। हाँ 30-31 वो तो फिर वही हाथ वाला फार्मूला है ना, वो ऐसे करके, या वो एक वो कोई वो होती है कि 30 दिन पता नहीं किसके 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 और किसके, वो ऐसे करके भी ना कोई याद करने के लिए भी कुछ लोगों ने टोटका रखा हुआ होता है। फरवरी ना वो बेचारी वो बीवी थी जो उसे ज़्यादा पसंद नहीं थी बादशाह को। ये मुख्तलिफ जब नाम रखे जा रहे थे तो उसने जो एडजस्टमेंट थी वो फरवरी में उठा के डाल दिया। उसने कहा ये फजूल बीवी है, इसके कम ही दिन जो है ना ठीक है। तो ये पुराने ज़माने में जब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही थी तो किसी नामों के ऊपर और इस तरह से ही चीज़ें बनती थी।
तो फरवरी नामी बीवी उसको ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो जो एडजस्टमेंट उनकी ख़राब हो रही थी सूरज के हिसाब से, उन्होंने सारी एडजस्टमेंट फरवरी को चार्ज कर दी। इतने कचरा पा दो। जिनका आपस में लड़ाई हो जाती थी कि भाई मैं ज़्यादा अच्छा या मैं ज़्यादा अच्छा बादशाह की नज़र में, तो सबके 31 कर दिए कि आपस में ना लड़े। अच्छा, पहले अल्टरनेट की गिनती की, फिर खुद ही बीच में ख़राब हो गए। एक टाइम पे आके उन्होंने कहा नहीं अब 2 इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो बहरहाल आपने जब भी मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है ना, तो हमेशा जहन में रखिए 30-31 का साइकिल चल रहा होगा। 2 जगह ये कहानी ख़राब होती है, जुलाई अगस्त, ये दोनों इकट्ठे 31 के होते हैं, और दिसंबर जनवरी। नॉर्मली जहन में नहीं आता, लेकिन दिसंबर से अगला साल जब शुरू होता है तो दिसंबर भी 31 का, जनवरी भी। तो जिन महीनों में ये 2 आ जाएं, आपने बड़ा अलर्ट हो जाना है कि यहाँ लगातार 2 31 वाले आ गए, वरना 30-31 का साइकिल चलता है। फरवरी एक एक्सेप्शन होती है, और 2 एक्सेप्शन ये हैं कि इकट्ठे 31 के 2 महीने आ जाते हैं। वापस इधर आते हैं। आप कहेंगे बहुत ही गहराई में टीचर उतर गया, लेकिन ज़रूरी है। द कंटेंट्स दैट नीड टू बी इंक्लूड इन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू शेयर कैपिटल। उन्होंने कहा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के वो कंटेंट जिसमें शेयर कैपिटल का जिक्र है, तो आपने अपने रट्टे में से, अपने दिमाग में से लाइन आइटम वो करने हैं, कुछ लाइन आइटम साइड पे कर देने हैं और बाकी लिख देने हैं। या एक ही है कि अपना रट्टा पहले सारा लिख दिया और उसमें से वो गैर ज़रूरी लाइनें उड़ा दी, या सभी लिख दिया कि आई कैप खुद ही से उड़ा देगा। बहुत बुरा लगा तो चलो थोड़ा सा। कैन वी एल अवॉइड होल्डिंग ऑफ स्टैच्यू मीटिंग ड्यू टू एनी रीजन? क्या वो स्टैच्यू मीटिंग को रोक सकते हैं किसी वजह से? एजीएम पहले हो जाए तो रोक सकते हैं। इन्होंने कहा कोई प्रोडक्शन का इशू वगैरह या इस तरह से, तो हम कहेंगे नहीं जी प्रोडक्शन का इशू वगैरह नहीं है। हम कानूनी तौर पे देखते हैं कि अगर एजीएम पहले हो गई हो तो आप फिर उसे रोक के पहले एजीएम कर लें और एजीएम पे वो इशू डिस्कस कर लें, कहानी खत्म। फिर एक इशू था कि कमर्शियल प्रोडक्शन अगर साल तक ना शुरू हो तो वैसी कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है। हाँ, अगर एक कंपनी 1 साल से ज़्यादा काम नहीं कर रही हो तो शुरू के ईयर में स्टैच्यूटरी मीटिंग ना करवाएं, साल तक काम ना करें, तो भी खतरनाक रीज़न होती हैं। तो बहरहाल हमने किताब का सबसे लॉजिकल चैप्टर जो पढ़ने में भी मज़े के और जिसके सवाल भी क्विज़ेज़ हैं पूरे, बट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर हमेशा हायर साइड पे, हम जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है। तो बस ये तैयारी हमारी इस हिसाब से होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम जो है वो एक लास्ट लड़ाई के लिए कल इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह, जिसमें एक छोटा चैप्टर होगा, पहले वो कर लेंगे चैप्टर 4, और फिर चैप्टर 3 के साथ शुरू हो जाएंगे। चैप्टर 3 में भी लॉजिकल सवाल है, लेकिन उसमें रट्टे की भी इन्वॉल्वमेंट अच्छी खासी है। कल चैप्टर 4 और 3 का हाफ, जो 3 का बकाया हाफ है कल, या पहला हाफ है? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमने एक दिन 3 का हाफ रखा था और अगले दिन 3 का बकाया हाफ और 4 रखा था। तो कल का दिन कौन सा है? पहला वाला हाफ 3 का, वो आज है। तो इसका मतलब है कल मेरी अजम्पशन ये है कि 3 का बकाया हाफ और 4 आप लोगों ने कर लिया होगा। कितना मजा आएगा, ताकि ये पता लग जाए कि जो आपको आते हुए भी ये सवाल हैं वो आप लिखते हुए उसके साथ क्या करते हैं, क्योंकि अब इम्तिहान याददाश्त से ज़्यादा लिखाई का है। असल में उन्होंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो करानी है ना। आप घर में जितनी मर्जी खुद प्रैक्टिस कर ले, यहाँ आए तो थोड़ा सा फिर थोड़ा सख्त एनवायरनमेंट की तो आदत डालें ना। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि कल फिर हम इंशाल्लाह 3 और 4